तुम वेव सी हो, मैं तुम्हारा मीडियम पार्टिकल। तुम वेव सी हो, मैं तुम्हारा मीडियम पार्टिकल। तुम आती हो मेरे जिंदगी में, मेरा यूज करती हो, मैं अपने मीन पोजीशन पे आगे पीछे ऑसिलेट करता रहता हूं और तुम मेरा यूज करके आगे निकल जाती हो। आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं वेव मोशन। वेव मोशन का बहुत ही शानदार रिवीजन करेंगे। भले ही थोड़ा समय लग सकता है, आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, स्पीड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक चीज 100% थ्योरी जो हमने 11 लेक्चर में करी है, सारा कुछ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लिख लेते हैं। तो वेव इक्वेशन समझेंगे, टाइप ऑफ वेव समझेंगे। पहले तो क्या समझेंगे? टाइप ऑफ वेव, वेव कितने तरह के होते हैं, ये वाली चीज समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे वेव इक्वेशन क्या होता है। बेटा ये भी पता होना चाहिए, इसका भी रिवीजन कर ले भाई कि टॉपिक क्या क्या है, तभी तो सीक्वेंस दिमाग में बैठेगा, तभी तो कंसेप्ट तह पे तह लगा के बैठा पाओगे। अच्छा, वेव इक्वेशन हो गया। उसके बाद इसकी वेव की प्रॉपर्टीज होती है कुछ। वेव इक्वेशन कौन कौन से वैलिड होंगे, कौन से इनवैलिड होंगे। उसके बाद है ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, याद करो, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव समझते हैं। उसके बाद एनर्जी एनालिसिस करते हैं, एनर्जी इन वेव, वेव में एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम साउंड वेव समझेंगे, साउंड वेव में उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझेंगे। उसके बाद इंटरफेरेंस समझेंगे, क्या समझेंगे? इंटरफेरेंस समझेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव समझेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ वेव समझने के बाद स्टेशनरी वेव समझेंगे, स्टेशनरी वेव समझेंगे। उसके बाद स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग समझेंगे, क्या समझेंगे? स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग समझेंगे। उसके बाद हम ऑर्गन पाइप समझेंगे, ऑर्गन पाइप समझेंगे। ऑर्गन पाइप के बाद सोनोमीटर वायर पढ़ेंगे, सोनोमीटर वायर पढ़ेंगे। उसके बाद एंड करेक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एंड करेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक बहुत छोटा सा, लेकिन आपके दिमाग में इतने अच्छे से मैंने सेट किया हुआ है सारी चीजें कि मैं बोलता जाऊंगा और स्मूथली तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें सेट होता जाएगा। वैसे टॉपिक लिखा इसलिए राइटिंग खराब है, राइटिंग अच्छी भी होगी। तो सबसे पहले जब हम वेव की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, दो तरह का वेव होता है। पहला वेव होता है मैकेनिकल, जिसको मीडियम चाहिए होता है। एक होता है नॉन मैकेनिकल, जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है जो मीडियम के वजह से उसका एनर्जी डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसका एग्जांपल है साउंड। स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव बनता है वो मैकेनिकल वेव है। लाइट वेव नॉन मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, चलिए तो यहां पर फटाफट देखिएगा ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, नॉन मैकेनिकल वेव जैसे डज नॉट रिक्वायर मीडियम, एएम वेव, लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव, ये नॉन मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। दूसरा है मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम चाहिए होता है। वेव विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, जैसे साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, मून, ऑन मून साउंड डज नॉट ट्रेवल, क्योंकि मून पर मीडियम नहीं है। साउंड जैसे मैं बोल रहा हूं तो एयर में कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के थ्रू साउंड आगे चलता है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव के दो टाइप होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप होते हैं। क्या? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ये है प्रोपागेशन के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए मीडियम आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है और वेव का डिस्टर्बेंस भी आगे पीछे जा रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो भी आगे जा रहा है और पार्टिकल भी आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक लेंथ के लॉन्ग जा रहा है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है और वेव आगे जाता है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, वेव आगे जाता है। जैसे मान लो स्ट्रिंग है, ये पूरा पूरा यहां से यहां तक स्ट्रिंग है। अब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो स्ट्रिंग का पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाता, स्ट्रिंग का पार्टिकल ऐसे ऐसे करता है, उसका पड़ोसी भी ऐसे ऐसे करता है, उसका पड़ोसी भी ऐसे ऐसे करता है और डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रेवल करता है। ये जानते हैं क्या आप? हाँ सर। ऑन स्ट्रिंग देखिए, वेव आगे जाता है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। व्हेन मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ईएम वेव, ईएम वेव में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, वेव आगे जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस ऐसे पीछे ऑसिलेट करता है, वेव आगे जाता है। ये वेव ने आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जब पार्टिकल वेव के पैरेलल ऑसिलेट करता है उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एग्जांपल साउंड, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के थ्रू वेव ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले एसएचएम का इक्वेशन। एसएचएम क्या होता है? एक पार्टिकल का डांस करना एसएचएम, लाखों पार्टिकल का डांस करना वेव। एक पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशन में बैठ के डांस कर रहा है उसको कहते हैं एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? एसएचएम की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन के ओमेगा टी, या आप लिखते हो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यहां पे के एक्स नहीं होता है, ओमेगा टी का फैक्टर होता है, जहां पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है और आपका ए एम्पलीट्यूड होता है। इसमें ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। ये एसएचएम की इक्वेशन।
ठीक है, जो एसएचएम का इक्वेशन होता है वही वेव का इक्वेशन होता है। वेव और एसएचएम अलग है ही नहीं। एसएचएम क्या है? एक पार्टिकल जब डांस करता है तो उसको एसएचएम कहते हैं, लाखों पार्टिकल कनेक्टेड होकर डांस करता है तो उसको हम वेव कहते हैं। अब उसका डांस अगर हार्मोनिक डांस है, एक हार्मोनिक की तरह से डांस चल रही है, तब उसका इक्वेशन लिखते हैं y बराबर ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वेव इक्वेशन हो गया। ये सिर्फ यही वेव इक्वेशन नहीं होगा, ये एक वेव इक्वेशन का एग्जांपल है, हार्मोनिक वेव इक्वेशन का एग्जांपल है और प्रोपागेटिंग वेव इक्वेशन का एग्जांपल है। वेव कहीं ट्रैप नहीं है, इसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोपागेटिंग वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन हार्मोनिक प्रोपागेटिंग वेव इक्वेशन, ये है y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। क्या ये बात बहुत अच्छे से आपको चमक में आती है? हाँ सर सही है। अब यहां पे y है क्या? तो यहां पे y है पार्टिकल की पोजीशन, ये है y तुम्हारा है पार्टिकल की पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल का मतलब है पार्टिकल का पोजीशन। कौन से पार्टिकल का पोजीशन? देखो एसएचएम एक पार्टिकल के डांस को बताता है, वेव लाखों पार्टिकल के डांस को बताता है। तो लाखों पार्टिकल का इक्वेशन एक साथ लिखते हैं ना, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही है ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ वन पार्टिकल है और ये लाखों पार्टिकल का एसएचएम की इक्वेशन है। सर कैसे? देखो ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट एक्स एट टाइम टी। तो सर ये तो किसी एक पार्टिकल का हो गया ना भाई, पोजीशन तो किसी एक ही पार्टिकल का आएगा एक टाइम पे। हाँ तो कौन से पार्टिकल का है? जो एक्स पर है, और एक्स की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो अलग अलग पार्टिकल का वाई बता देगा। देखो क्या मैं y बराबर ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव जब लिख रहा हूं तो x वाले पार्टिकल की टी टाइम पे पोजीशन बताया। अगर x को 0 रखोगे तो ये इक्वेशन होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x को 1 रखोगे तो इक्वेशन होगा y बराबर ए साइन के 1 प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या सेम टाइम पे x 0 रखने पे, x 1 रखने पे, x 2 रखने पे, x 3 रखने पे y की वैल्यू अलग आएगी? हाँ, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन एक साथ बता दिया, खत्म हो गया। जहां पे इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, ये क्या है? पार्टिकल की पोजीशन। ये क्या है? पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? हाँ सर ये है वेव लेंथ, इसको कहते हैं एंगुलर वेव लेंथ, जिसको हम कहते हैं 2 पाई बाई लेमडा। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेव किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आगे ट्रेवल कर रही है? स्पीड ऑफ वेव यहां से निकलता है, स्पीड ऑफ वेव निकलता है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है? ओमेगा बाई के। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो टी नीचे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर चला। फाई क्या है? फाई आपका इनिशियल फेज है। व्हाट इज फाई? फाई इज नथिंग बट इनिशियल फेज। क्या इतना आपको समझ में बहुत अच्छे से आता है? हाँ सर। अब इसी का फॉर्मेट अलग अलग आप लिख सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन के की वैल्यू हम लिख देते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, प्लस ओमेगा को लिख देते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस फाइव। यहां से 2 पाई कॉमन निकालोगे तो y बराबर आ जाएगा ए साइन 2 पाई कॉमन निकाल दोगे आप तो ये आ जाएगा एक्स बाई लेमडा प्लस 2 पाई बाहर निकल गया स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस फाइव। तो यहां से कई बार इक्वेशन ऐसे चुपके से 2 पाई बाहर निकाल देते हैं। तो क्या x के मल्टीप्लायर को यहां पे k को 1 अपॉन लेमडा बोल सकते हो क्या? नहीं, जो x का मल्टीप्लायर है वो भी 1 अपॉन लेमडा नहीं है, 2 पाई के साथ x का मल्टीप्लायर होता है। आपने कॉमन निकाल के बाहर लिखा है, इसलिए इक्वेशन अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि वेव आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है। तो वो पता चलता है जैसे मैंने यहां पे इक्वेशन लिखा है, पार्टिकल y में ऑसिलेट कर रहा है और वेव x में जा रहा है। ये x मतलब x वाला पार्टिकल है, x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पार्टिकल मिलेगी, मतलब पार्टिकल कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? x पर, और ऑसिलेट कहां कर रहा है? y में। तो कौन सा वेव हो गया? ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन है, इसको कह सकते हो ट्रांसवर्स हार्मोनिक प्रोपागेटिंग वेव इक्वेशन। वाह 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 वाह, चमक गया तो कब फटाफट आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। ट्रांसवर्स हार्मोनिक प्रोपागेटिंग वेव इक्वेशन, ट्रांसवर्स हार्मोनिक प्रोपागेटिंग वेव इक्वेशन। हा मजा आ गई। देखिए y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पे पार्टिकल x में डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग x के पार्टिकल की बात कर रहा है और उसका ऑसिलेशन y में देख रहे हैं, मतलब ट्रांसवर्स वेव है। अगर यहां पे पार्टिकल का भी आगे पीछे पोजीशन देखो और अलग अलग x में पार्टिकल है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे दो टर्म है के एक्स और ओमेगा टी, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि के एक्स और ओमेगा टी दोनों का साइन सेम है प्लस प्लस और दोनों का साइन सेम है माइनस माइनस, तो वेव पीछे जा रहा होगा। और अगर दोनों का साइन अपोजिट है के एक्स माइनस ओमेगा टी या
माइनस के एक्स और प्लस ओमेगा टी, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नीट में इस पर सवाल बनता ही बनता है। जैसे देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो एक प्लस एक माइनस, देखो माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स में जाएगा। देखो पॉजिटिव के एक्स अपोजिट साइन है, देखो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो वेव कहां जाएगा, वेव निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। क्या इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है? हाँ सर ये बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने यहाँ पे वेव इक्वेशन बहुत सारे लिख दिए। सबसे पहले पहचानो कि ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल। देखो ये वाई में, ये जेड में, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स, ये वाई में, ये वाई में, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल। देखो ये एक्स में, ये जेड में, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स, ये जेड में, ये जेड में, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, ये एक्स में, ये वाई में, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स, ये एक्स में, ये एक्स में, लॉन्गिट्यूडनल। बोलो मजा आ गया कि नहीं? अब वेव कहां जा रहा है कैसे पता चलोगे? तो पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है, तो पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है ना वो इससे पता चलता है, वाई में, यहां कहां वाई में, यहां कहां एक्स में, यहां कहां जेड में, यहां कहां एक्स में, यहां कहां एक्स में, ये पार्टिकल का ऑसिलेशन। वेव कहां जाएगा इससे पता चलता है, तो वेव कहां जा रहा है, जेड में। जेड में किधर, प्लस जेड में। कैसे पता चला प्लस जेड एक्सिस में? क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। देखो दोनों का साइन सेम है तो वाई में, माइनस वाई में, और दोनों का साइन अपोजिट है तो प्लस जेड में, दोनों का साइन सेम है तो माइनस जेड में, दोनों का साइन सेम है तो माइनस वाई में, और दोनों का साइन अपोजिट है तो प्लस एक्स में। और देखो ये एक्स में और एक्स में तो लॉन्गिट्यूडनल, एक्स वाई तो ट्रांसवर्स, जेड जेड लॉन्गिट्यूडनल, जेड एक्स ट्रांसवर्स, वाई वाई लॉन्गिट्यूडनल, वाई जेड ट्रांसवर्स। फील आ गई कि नहीं? 100% बताओ। मैंने कितने मिनट पढ़ाया? 10 मिनट पढ़ा दिया सारी चीज, पूरी फील के साथ आपको सारा चीज रिवाइज करा। दूसरी बात, जब ये वेव मैंने एक फॉर्म बनाया जेट्रो एंड केस्ट के टर्म्स में, तो यहां पर जो पार्टिकल है एग्जैक्टली ये पार्टिकल इसके फेज में नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल अपने मीन पे है, ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे है। ये देखो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, अभी पार्टिकल है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पे कहीं होगा, यहां कहीं होगा, यहां कहीं, यहां यहां यहां, ये पार्टिकल ऊपर नीचे, ये भी 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 पार्टिकल ऊपर नीचे। तो कौन सा दो पार्टिकल सेम फेज में? ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम फेज में होता है। आपने ये वेव में भी पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स में भी सेम पढ़ते हैं, एसी में भी पढ़ते हैं। देखो तो एक जनरल रिलेशन निकलता है जिसको मैं कहता हूं, एमआर स्टार बॉक्स में लिख देता हूं, ये आपको याद रहना चाहिए। क्या? फेज डिफरेंस बटा टोटल, सॉरी हाँ, फेज डिफरेंस बटा टोटल फेज एंगल 2 पाई, फेज डिफरेंस एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बाई 2 पाई, डेल्टा एक्स बाई लेमडा, डेल्टा टी बाई कैपिटल टी, ऐसे लिखते हैं। देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बटा टोटल पाथ डिफरेंस लेमडा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई टोटल फेज 2 पाई। क्लियर है? 2 पाई को यहां ले जाओगे तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई को यहां ले जाओगे तो 2 पाई बाई लेमडा, देखो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लेमडा को के कह सकते हैं, तो फेज डिफरेंस बराबर के इंटू डेल्टा एक्स होता है। जहां पे ये है फेज डिफरेंस, देखिए ध्यान से, ये है फेज डिफरेंस और ये है आपका पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार यूज होता है। कितनी बार यूज होता है? बहुत बार यूज होता है। ये कैसे यूज होता है? बहुत बार, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं पाथ डिफरेंस 0 लेता हूं, ठीक है, फिर लेमडा बाई 2 लेता हूं, फिर लेमडा लेता हूं, फिर 3 लेमडा बाई 2 लेता हूं, फिर 2 लेमडा लेता हूं, इसके क्रॉसपोंडिंग फेज डिफरेंस लिखते चलो। तो अगर मैं यहां पे पाथ डिफरेंस 0 लेता हूं तो 0 में के से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। यहां पे लेमडा बाई 2 रखूंगा तो के तुम्हारा क्या है? 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2, तो लेमडा से लेमडा कट गया, बताओ क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा पाई, बताओ यहां पे क्या आएगा? 2 पाई, बताओ यहां पे क्या आएगा? 3 पाई, यहां पे क्या आएगा? 4 पाई। देखो 0 पाथ डिफरेंस पे 0 फेज डिफरेंस, लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पे पाई का फेज डिफरेंस, लेमडा पाथ डिफरेंस पे 2 पाई का फेज डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? हाँ सर, बहुत सिंपल सा है, सिस्टमेटिक है, ये सिंपल रिलेशन होता है। हाँ सर, यही पे एक और लिख सकते हो, डेल्टा टी बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड। क्या समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से। हाँ सर, बहुत अच्छे से आ रहा है। अब मान लो कोई जनरलाइज वेव इक्वेशन लिख दिया, उसमें बहुत सारी चीजें निकालने के लिए पूछ सकता है। हालांकि ये रिवीजन है थ्योरी का, लेकिन न्यूमेरिकल से फील आ जाएगी। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा, जेड बराबर 5 कॉस 3t माइनस 4x प्लस पाई बाई 3, देन फाइंड। अब ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले बताओ ये इक्वेशन कौन सा है? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूड में। तो ये इक्वेशन पार्टिकल जेड में, पार्टिकल की पोजीशन जेड में, और ये 3t माइनस 4x प्लस पाई, वेव कहां जा रहा है? एक्स में, मतलब ट्रांसवर्स है। पार्टिकल किधर है? जेड में। वेव कहां जा रहा है? देखो ये ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट है, मतलब प्लस एक्स में। बताओ ये तीनों चीज बहुत अच्छे समझ में आई। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये रहा ए 5 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो टी का मल्टीप्लायर होता है 3, एंगुलर वेव नंबर जो एक्स का मल्टीप्लायर होता है के। देखो यहाँ पे 2 पाई नहीं है तो सिंपल यही टी और एक्स का मल्टीप्लायर के और
तुम्हारा वो आ जाएगा। अगर तुम्हें ओमेगा पता चल गया, ओमेगा को 2π/t लिख दोगे तो यहां से टाइम पीरियड पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। ये तुम्हारा के है 4, के को 2π/λ लिख सकते हैं, के है 4 को हम लिख सकते हैं 2π/λ। यहां से देखो वेवलेंथ आ जाएगा। इनिशियल फेज कितना है, तो जब टाइम 0 x0 रखते तब इनिशियल फेज क्या है, π/3। और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, सॉरी वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा/के। देखो ओमेगा/के, ओमेगा/के, ओमेगा क्या है 3/4 मीटर पर सेकंड, और प्लस एक्स एक्सिस में, क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स का डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ सर, मैक्सिमम वेव की जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा ए होती है। कैसे, एसएचएम याद करो। पार्टिकल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, क्या यही होती है। हाँ सर। फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 0, x is equal to 0, या फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t0 x1, या फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल t1 x1। क्या ये t की वैल्यू और x की वैल्यू कुछ भी रख के यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन पूछेगी, हाँ कैसे निकालेंगे, तो यही तो पार्टिकल की पोजीशन है। ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ही तो है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ही तो है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ही तो है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। हाँ सर बात समझ में आ गई, एक मिनट रुकेगा, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो ओमेगा स्क्वायर है। अब ये कैसे आ रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सीलरेशन ऑफ द वेव क्या होगा, तो वेव की जो वेलोसिटी अपनी निकाली है वो टाइम डिपेंडेंट है कि कांस्टेंट है। सर वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेव की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक मिनट रुकिएगा बस। देखिए वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए यहां पर ध्यान से, तो एक्सीलरेशन ऑफ द वेव क्या होगा, 0, बिकॉज वेव मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेव मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज एट x0 t is equal to π/3। जैसे मान लो वेव इक्वेशन दे दिया, हमें पूछ रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, वेव की नहीं, वेव की वेलोसिटी ओमेगा/के करेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी तो dz/dt कर देंगे। dz/dt करोगे मतलब इसका t के साथ डिफरेंशिएशन, तो 5 कांस्टेंट बाहर, cos समथिंग का डिफरेंशिएशन sin समथिंग, और 3t का डिफरेंशिएशन आएगा 3, और इसमें टाइम डिपेंडेंट नहीं, इसका हो जाएगा 0। देखो 3। अब इसमें टाइम को क्या रखना है, π/3, x को रखना है 0, तो तुमने x को 0 रख दिया, t को π/3 रख दिया, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जो भी आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा लेंथी बैठ रहा है, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि अगर इक्वेशन ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस 5, अब इससे मैं तुमको 50 चीजें पूछूं, क्या तुम निकाल दोगे बड़े यार प्यार से? क्या निकाल दोगे, एम्पलीट्यूड निकाल दोगे, ओमेगा निकाल दोगे, के निकाल दोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल दोगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल दोगे। हाँ, अब यहां पे डिफरेंशिएट करके अगर मैं dy/dt निकालूं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ही तो आएगा। क्या आ जाएगा बताओ, तो आएगा a साइन का डिफरेंशिएशन cos के एक्स का टी के साथ डिफरेंस 0, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर इंटू cos के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये आ गया कुछ। ठीक है सर, माइनस ओमेगा नहीं, माइनस हटा देते हैं यहां से, मैं तो ऐसी जनरल इक्वेशन लिख रहा था, अगर यहां माइनस होता तो माइनस आ जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछूं, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछूं तो क्या ए ओमेगा आएगा? यस सर, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गया, वो है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये याद रखना है। एसएचएफ भी यही होता है। हाँ, तो पार्टिकल एसएचएम ही तो कर रहा है, और ये सर बहुत बढ़िया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है सर? वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा/के। हाँ सर, होता है ओमेगा/के। तो यहां से मैं के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड कर दूं, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा बाई के इंटू के, तो ओमेगा/के वेलोसिटी ऑफ वेव। हाँ, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ए के इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव, ए के वी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए के वी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए के वी। बताओ मजा आ गया कि नहीं? यस सर। अब सुनो ध्यान से, अगर ये y बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं x के साथ और t के साथ, उसको डिवाइड कर दूं, तो एक इक्वेशन निकल के आता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy/dx, ये निकल के आता है। क्या ये डायमेंशनली सही है? हाँ डायमेंशनली सही है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव कुछ भी है, तो ये वेव फॉर्म का जो स्लोप है, वो वेव मान लीजिए आगे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव तुम्हारा पॉजिटिव में, तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है। हाँ, तो मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, तो पूछेगा ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये पूछे, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव आपको बता देगा dy/dx, स्लोप ऑफ वेव। ये देखो यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो ये y है और ये x है, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx। यहां से आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में ये रिलेशन,
तो इसको हम यूज कभी नहीं करेंगे। अच्छा, इस यूज करके दो चार चीजें यहां पे बहुत अच्छी निकालते हैं। जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि एक पार्टिकल यहां पे ए, एक पार्टिकल यहां पे बी और एक पार्टिकल यहां पे सी। मान लो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है और वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वेव आगे जा रहा है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि मैंने एक पार्टिकल ए यहां बनाया, बी यहां बनाया, सी यहां बनाया, सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? ए का, क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा ए पर है। सबसे कम स्पीड किसका होगा? सी का, क्योंकि जो पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर है वो रुकेगा तभी तो नीचे आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सी इज 0। अरे हाँ सर सही कह रहे हो। और वैसे भी पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, देखो ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, तो अभी जो है बी पार्टिकल वो कहां जा रहा होगा? तो अगर इस इक्वेशन से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी बराबर माइनस फॉर्मूले का। हाँ, अब वेलोसिटी ऑफ वेव तुम्हारा पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लिख दो, आगे जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यहाँ पे स्लोप क्या है सर? बी का स्लोप देखोगे तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी पर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा सर ये समझ आ गया। अबे नहीं समझना, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका बहुत आसान है। सर क्या? यही तुम्हारा इक्वेशन था ना? हाँ सर यही था। मान ले ये तुम्हारा, सॉरी यही तुम्हारा वेव फॉर्म था ना? हाँ सर यही था। अब मान ले इस वेव फॉर्म को मैं नीचे बना लेता हूं, मान ले इस वेव फॉर्म को मैं नीचे बना लेता हूं। सर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस वेव फॉर्म को मैंने नीचे बना लिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हो तो वेव फॉर्म नीचे बना लिया। अब मैं कह रहा हूं कि वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो थोड़ी देर बाद यही वेव थोड़ा सा आगे शिफ्टेड होगा। हाँ, तो थोड़ा सा आगे शिफ्टेड बना लो, यहां से आगे शिफ्टेड बना लो, ये पार्टिकल तो हिलेगा नहीं थोड़ी देर तक, तो क्या ऐसा वेव इक्वेशन होगा? डॉटेड लाइन जो है क्या आगे शिफ्टेड हो गया? हाँ, अगर ये डॉटेड लाइन आगे शिफ्टेड हो गया तो बताओ सी कहां गया? कहीं नहीं गया। बी कहां जाएगा? यहां पहुंचेगा। ए कहां जाएगा? कहीं यहां पहुंचेगा। मान लो ये पार्टिकल डी बोलता हूं, डी कहां जाएगा? कहीं ऊपर जाएगा। ये पार्टिकल अगर मैं ई बोलता हूं, ई कहां पहुंचेगा? नीचे पहुंचेगा। बताओ इस पे पीएचडी हो गई कि नहीं? ठीक है, उसके बाद अगर मैं y को दो बार डिफरेंशिएट करूं टाइम के साथ और दो बार डिफरेंशिएट करूं x के साथ, उसको डिवाइड करूं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मिलता है। ये क्या है? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये होता है, देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है। हाँ होता है सर। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या कहते हैं गुरु? सर कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आप चाहो तो इसको इधर ले जाओगे तो यही तो एक्सीलरेशन है। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव आता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डायमेंशन सही है क्या? d का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, ये y है तो y है, सही है। ये टी स्क्वायर है तो यहां भी एक टी स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर लिख दो, ये इक्वेशन सही है। अब ये होता है डायमेंशनली, पहले वेरीफाई करो, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। कोई भी पार्टिकल एसएचएम के इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब उसको यहां पे पुट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे ओमेगा स्क्वायर एक साथ, तभी एसएचएम का इक्वेशन बनेगा। कोई भी वेव इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब इस y को दो बार डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ और सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर और y को दो बार डिफरेंशिएट करो x के साथ पुट करोगे। जैसे y को इक्वेशन है, यहां y पुट करो, दो बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके लिखो, बराबर वेलोसिटी ऑफ वेव, y पुट करो, दो बार डिफरेंशिएट करके x के साथ लिखो, ये दोनों बराबर आने चाहिए। देखो यही है क्या? देखो डबल डिफरेंस y विथ रिस्पेक्ट टाइम, डबल डिफरेंस y विथ रिस्पेक्ट टू x और वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर। सर कभी कभी नीचे भी लिखा हो जाता तो हम कंफ्यूज हो जाते, तो हमेशा डायमेंशन मल्टी देखो देखो डी वाई स्क्वायर ऊपर डायमेंशन कट गया, हाँ सर नहीं है डायमेंशन लेस हो गया। देखो ना दोनों तरफ डी का कोई डायमेंशन होता नहीं, वाई से वाई डायमेंशन लेस, हाँ सर। इधर टाइम का स्क्वायर है, इधर एक्स का स्क्वायर है, तो क्या इधर भी नीचे टाइम का स्क्वायर आना चाहिए? स्पीड लिख दो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्क्वायर करोगे डिस्टेंस कॉल स्क्वायर टाइम कॉल स्क्वायर, टाइम से टाइम कटेगा, डिस्टेंस से डिस्टेंस कटेगा, डायमेंशन मैच कर गया। और अगर तुम इधर लिखते हो तो अब देखो y बटा एक्स स्क्वायर, हाँ सर यहाँ टाइम है, हाँ यहाँ टाइम है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ लिखो, तो वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ लिखोगे तो x बाई टी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या डायमेंशनली वेरीफाई करके इसको समझना बहुत 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 आसान है। हाँ, अब जरूरी नहीं कि सारे वेव इक्वेशन हार्मोनिक ही हो, कुछ ऐसे भी वेव इक्वेशन होते हैं जो नॉन हार्मोनिक होगा, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होगा, ठीक है। तो वेव इक्वेशन कौन से होंगे ये कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहली बात, वेव इक्वेशन वही सही होंगे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वेव इक्वेशन वही सही होंगे जिसमें वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो किसी भी टाइम पर या किसी भी एक्स पर बैठा हुआ पार्टिकल इंफिनिटी को अप्रोच ना करे। ऐसा हो सकता है कि एक डिस्टर्बेंस है जिसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट है? नहीं सर नहीं हो सकता। एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट कैसे होगा? एम्पलीट्यूड तो हमेशा फाइनाइट रहता है। हाँ सर एम्पलीट्यूड तो फाइनाइट रहता है, तो ध्यान से देखिए y मस्ट बी फाइनाइट एट ऑल x। उसके बाद जो वेव इक्वेशन का फॉर्मेट है बहुत आसान है, खास बात नहीं है। जो वेव इक्वेशन का फॉर्मेट है वो kx प्लस ओमेगा टी के फॉर्मेट में होना चाहिए।
ये बहुत एनालिसिस करने के बाद डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहे हैं, तो ध्यान रखना। अगर कहीं भी kx प्लस ओमेगा टी का होल स्क्वायर होगा चलेगा, रूट हो जाएगा तो भी चलेगा। यहां पे अगर मैं ये भी कर दूं कि फंक्शन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी का पावर हाफ तो भी चलेगा, लेकिन x और t में अंदर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। मस्ट बी कंटिन्यूअस आउट पॉइंट। जो वेव है ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट। कंटिन्यूअसली उसका वेरिएशन होना चाहिए। y मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट x एंड t। तो किसी x और t की वैल्यू के पर्टिकुलर x और t के वैल्यू के लिए एक ही y आना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा, इसलिए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर को हम इंक्लूड करते हैं। y मस्ट नॉट बी इनफाइनाइट, y इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। देखो y ऐसा नहीं होगा कि टाइम बढ़ने पे y लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा फंक्शन अगर है तो गलत है। y बढ़ने पर अगर टाइम बढ़ने पर y अगर घट रहा है, किसी बाउंडेड रीजन में डिफाइंड हो रहा है, तो वो सही हो जाएगा। सर समझ में आया? तो ये मैंने कुछ वेव इक्वेशन लिखे जो सिंपल एकदम नीट रिलेवेंट है, क्या वो पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये वेव इक्वेशन पॉसिबल, सिंपल, a sin kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्मेट में, ये साइन स्क्वायर है तो सही है, एक्स स्क्वायर अंदर कर दिया, या अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर कर दिया, ये गलत है। ये रॉन्ग क्यों है? ये वेव इक्वेशन नहीं हो सकता कि एक्स प्लस ओमेगा टी के फॉर्मेट में तो है। देखो यहां पे एज टी इंक्रीजेस, किसी फिक्स एक्स पर भी, मान लो एट फिक्स एक्स मतलब मान लो किसी एक पर्टिकुलर का पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया, वहां के पार्टिकल का as time increases, as t increases, y tends to infinite, तो y क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए बेटा ये वाला टर्म आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। x माइनस 3t ये भी रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है सर जी? बताओ। x को अगर तुम 1 रखते हो और t को 1/3 रखते हो, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड, बताओ तो y क्या आ रहा है? y टेंड्स टू इनफाइनाइट आ रहा है। तो किसी भी x और किसी भी t पे y इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये सही है। ये अगर जीरो भी हो जाएगा ना तो ये सही है। दूसरी बात ये बाउंडेड रीजन में आएगा, ठीक है ना, दूसरी बात ये बाउंडेड रीजन में आएगा, ये सही आएगा तुम। जैसे y इज इक्वल टू e का पावर माइनस kx प्लस ओमेगा टी, तो kx प्लस ओमेगा टी का फॉर्मेट, हाँ यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे किसी पर्टिकुलर x पे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये किसी बाउंडेड रीजन में सही हो जाएगा। लेकिन अगर y बराबर ए ई का पावर प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल डीके एक बाउंडेड रीजन में डीके फंक्शन को दिखा है। टी जीरो एक जीरो रखोगे तो वाई क्या आ जाएगा? ए। देखो ई का पावर जीरो, ए आएगा वाई, और ए से आगे कहीं एक्स और टी पर देखोगे तो डिक्रीजिंग वाई का फंक्शन। समझ में आया? ये तो ये तुमको लग रहा हो गलत है, लेकिन ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि y इज इक्वल टू, सर आपने बोला था एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहां पे भी कहा है सर, है तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एक्स टी भी तो है, तो गलत हुआ ना? नहीं, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर 9t स्क्वायर प्लस 6x को लिख सकते हो x प्लस 3t का होल स्क्वायर प्लस 8, ये तुम्हारा ऐसे वेव इक्वेशन हो जाए। तो अगर मैं ऐसा लिखूं y इज इक्वल टू सिंपल 4/x प्लस 3t, तो क्या ये वेव इक्वेशन होगा? क्या ये वेव इक्वेशन होगा? x माइनस 3t लिख लेता हूं, ये वेव इक्वेशन तुम्हारा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? फिर ये देखो ना, यह किसी पर्टिकुलर पे ये जैसे ही जीरो होगा तो टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर जीरो हुआ, टेंस टू इनफाइनाइट हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनर्जी एंड पावर ऑफ अ ट्रांसवर्स इक्वेशन। जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रिंग में हमने वेव ट्रांसवर्स वेव बनाया, ये y है, ये x है, और ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ये किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। अब थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। अगर मैं यहां पे किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं जो यहां पर है, तो इस पार्टिकल को मैंने यहां पे लिया जो dx मोटाई में, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी होता है dke इज इक्वल टू हाफ म्यू, क्या लिखा है? हाफ म्यू मास पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पार्टिकल की स्पीड होगी। तो डी के ही आ जाएगा, डीएम को लिख सकते हैं छोटे से लेंथ में छोटा सा मास। देखो एक पार्टिकल को आइडेंटिफाई और लोकेट करना बहुत मुश्किल है, स्ट्रिंग के डीएक्स मोटाई में ये पार्टिकल हमने माना है, तो डीएक्स मोटाई में पार्टिकल, उसका मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा हाफ डीएम, सॉरी हाफ म्यू इंटू डीएक्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का होल स्क्वायर, जहां पे म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा डीएम बाई डीएक्स, तो डीएम को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू डीएक्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की आ गई। अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं, तो बहुत अंदर में डेरिवेशन में नहीं जाना, तुमको बस फील के लिए मैंने बताया था, याद करो कि किसका जो पोटेंशियल एनर्जी आता है पार्टिकल का, वो भी सेम टर्म निकल के आता है, हाफ म्यू डीएक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का होल स्क्वायर। यही सरप्राइजिंग बात है, मतलब इस पार्टिकल का जो ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल का
पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम सेम टाइम पर होता है, मैक्सिमम सेम टाइम पर होता है, टाइम पर होता है। इसका टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होता। पार्टिकल का टोटल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता। यहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली ये वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, तो ये एक पार्टिकल ऑसिलेट करके दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता, तभी तो डिस्टर्बेंस और एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल कर रहा होता है। अच्छा हाँ सर जी, याद आ गया। तो बस तुमको इतना ही समझना है कि पार्टिकल का टोटल एनर्जी। अच्छा बताओ, जैसे ये एक्सट्रीम पे पहुंचा यहां पे, तो यहां पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों जीरो होता है जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे हो। एट एक्सट्रीम एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी उस छोटे से पार्टिकल की डी के या डी पीई या टोटल एनर्जी सब क्या हो जाएगा, जीरो। एट मीन, तो पार्टिकल स्ट्रिंग में देखोगे तो एट मीन पोजीशन यहां पे मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। टोटल एनर्जी इसका कंजर्व नहीं रहता, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है। अच्छा, टोटल एनर्जी अगर मैं किसी भी जनरलाइज पार्टिकल का निकालूं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी होगा, इन दोनों को जोड़ दो तो हाफ म्यू डी एक्स पी बीपी का स्क्वायर, हाफ म्यू डी एक्स बीपी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, हाफ म्यू डीएक्स बीपी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपल म्यू डीएक्स इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का होल स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी अगर यहां से तुम लिखोगे, टोटल एनर्जी आया है म्यू डीएक्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यही तो होगा, ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी रख दो, वेव इक्वेशन लोगे। हाँ सर सही है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पुट करी, पुट वीपी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पुट करी। अब यहाँ पे जब ये देखोगे तो अलग अलग एक्स पे अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम एवरेज टोटल एनर्जी लेते हैं। तो एवरेज टोटल एनर्जी जब लोगे तो एवरेज टोटल एनर्जी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ म्यू डीएक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये है तुम्हारा टोटल एनर्जी। अब यहां से अगर पावर निकालोगे तो पावर होता है रेट ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी, dx by dt हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ वेव, सॉरी ये dx by dt, एक्स एक्सिस में वेव जा रहा है, dy by dt वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, dy by dt पार्टिकल की पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, dx by dt वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जो पावर होता है ना वो आ जाएगा हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ वेव ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो कितना आसान है, बस ये याद रखो, हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ वेव ए स्क्वायर ओमेगा, दैट्स इट। पावर 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 ध्यान सुनेगा, पावर पावर से अगर इंटेंसिटी निकालू, क्या निकालो, इंटेंसिटी, एवरेज पावर है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी निकालूंगा तो ये आएगा हाफ ये म्यू के जगह पे आ जाएगा रो, क्योंकि आप म्यू को लिखोगे रो इंटू ए। अरे भाई साहब, ये तो स्ट्रिंग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स में स्ट्रिंग में भी आएगा, म्यू बराबर आप जानते हो रो ए होता है, तो लिखोगे रो इंटू ए और ए को नीचे ले जाओ, पावर बटा एरिया होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हो जाएगा हाफ रो वेलोसिटी ऑफ वेव ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये है इंटेंसिटी टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड थ्रू पर यूनिट एरिया, ये होता है हाफ रो भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए, हाफ रो भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ रो भी जनरली वेव इक्वेशन में ओमेगा अगर सेम होता है तो आई प्रोपोर्शनल टू हम ए स्क्वायर ही बोलते हैं, बट आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये सारा ही आता है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट देखिएगा, हम डिफाइन करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो पॉइंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट सोर्स 3 डायमेंशनल स्पेस में एनर्जी मीट करेगा। पॉइंट साउंड वेव का सोर्स ले लो या पॉइंट लाइट्स का सोर्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो जनरलाइज वेव के लिए भी यही वैल्यू होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वो जो वेव है उस पर्टिकुलर वेव का एम्पलीट्यूड लोगे, अच्छा, तो पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और पॉइंट सोर्स के लिए किसी भी सोर्स के लिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। आप कह सकते हो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से वेरी करता है। अच्छा, लाइन सोर्स हो अगर लाइन सोर्स हो तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एंड प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर तो सभी के लिए आता है, तो यहां से एम्पलीट्यूड आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर और इंटेंसिटी आ जाएगा 1 अपॉन आर, किसके लिए, लाइन सोर्स के लिए। प्लेनर सोर्स के लिए, प्लेनर सोर्स अगर है तो इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आर, तो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर भी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आर। डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या रह जाती है, फिक्स रह जाती है।
वेसल्स के साथ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या रह जाती है, फिक्स रह जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव, नहीं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड हम कैसे लिखते हैं? तो देखो मान लो ये एक ट्रांसवर्स वेव पल्स क्रिएट किया मैंने, और ये स्ट्रिंग एकदम ही सिंपल है, हॉरिजॉन्टल है, इसमें टेंशन है टी, हर जगह सेंटर टेंशन टी होगा क्या? पर मासिव स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम की गारंटी नहीं है। हाँ गारंटी है। कैसे? इसको मैंने फिक्स कर दिया रेस्ट में, टोटल टेंशन सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट। तो यहां पे जो वेव जा रहा है, सबसे पहले इसका म्यू डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो म्यू हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और टेंशन हर जगह सेम है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग आता है, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग आता है रूट अंडर टी बाई म्यू, ये रटा हुआ होना चाहिए। ये इसकी टेंशन पे डिपेंड करता है और इनर्शियल प्रॉपर्टी म्यू पे डिपेंड करता है। क्या करता है? इनिशियल प्रॉपर्टी म्यू पे डिपेंड करता है। अब यहां पे हम म्यू को लिख सकते हैं रो ए, तो टी बराबर म्यू को लिखेंगे रो ए। ठीक है, टेंशन बटा एरिया हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस, तो ये आ जाएगा स्ट्रेस बटा रो। और स्ट्रेस को यंग हुक्स लॉ के से फॉर्मूले से लिख सकते हैं, स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल इंटू रो। हाँ सर लिख सकते हैं। और डेल्टा एल बाई एल तुम्हारा जो है स्ट्रेन है ना, ये देखो स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था। तो डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं गामा बाई रो, डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? तो पूरी पीएचडी हो गई सर, ये पूरा फॉर्मूला यही तो है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या, तो ये जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने बोला कि मान लो कि एक सिंपल स्ट्रिंग लिया और इसकी मास निग्लेजेबल है। मास निग्लेजेबल जैसे मैं इसका लीनियर मास डेंसिटी ले लेता हूं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बहुत ही निग्लेजेबल है। ठीक है, और यहां पे एक 4 केजी का ऑब्जेक्ट लगा देता, तो देखो ना ये 2 ग्राम 1 सेंटीमीटर के कंपेयर में क्या ये वेट बहुत ज्यादा है? हाँ, तो इसको बोलते हैं निग्लेजेबल। अब इसमें स्पीड ऑफ वेव जो क्रिएट होगा वो होगा रूट अंडर, इसमें टेंशन आ जाएगा mg की वजह से, और म्यू ये पुट कर देंगे। एक तो कंसेप्ट ये होता है। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि मान लो ये वायर लिया, और इस वायर में वायर का मास है स्मॉल एम और इसका मास है कैपिटल एम। अब इसमें जो स्ट्रिंग वेव आएगा, तो यहां पे जब तुम स्पीड लिखोगे तो यहां का टेंशन सिर्फ m1 की वजह से आ रहा है, तो लिखोगे T बराबर कैपिटल mg बटा जो भी वायर का मास पर यूनिट लेंथ आएगा। लेकिन यहां पर जो स्पीड लिखोगे तो ये आएगा रूट अंडर, देखो ये भी लटका हुआ है और इसका खुद का भी मास है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी यहां का टेंशन होगा बटा म्यू आ जाए। ठीक है, और तीसरा केस हम लेते हैं कि सिर्फ वायर का ही खुद का मास है स्मॉल m और वही लटका हुआ है। खुद का वायर का मास है स्मॉल m और इसका लेंथ है l। अब यहां पे जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, जब ये ऊपर चढ़ेगा क्या होगा? जब ये ऊपर चढ़ेगा तो इसका स्पीड ऑफ वेव क्या? तो देखो यहां पे एकदम बॉटम पे तो कुछ मास नीचे लटका नहीं, स्पीड ऑफ वेव 0 होगा। जैसे जैसे वेव ऊपर चलता जाएगा यहां पे टेंशन खुद के वेट की वजह से बढ़ता जाएगा, तो टेंशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो v इज इक्वल टू का रूट अंडर टी बाई वी। तो किसी भी x डिस्टेंस पर अगर हम देखें तो किसी भी x डिस्टेंस पर जो इसकी स्पीड होगी रूट अंडर x डिस्टेंस पर, नीचे जो मास लटका उसका वेट, नीचे मास कितना लटक जाएगा, तो m बाई एल जी इंटू एक्स, ये टेंशन आ जाएगा बटा म्यू। म्यू क्या होता है? मास अपॉन लेंथ, तो ये मास अपॉन लेंथ और ये म्यू कट गया, तो एक्स डिस्टेंस पर वेलोसिटी ऑफ एक्स वेव आ जाता है जी इंटू एक्स। याद करो ये पढ़ा था तुमने। हाँ सर अगर वेव की स्पीड ऊपर बढ़ रही तो एक्सीलरेशन भी आएगा। हाँ, ये तुम्हारा एक्स डिस्टेंस पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ जब बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है, याद करो सर, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। अब यहां पे अगर इस रूट को यहां ले आओ तो vx का होल स्क्वायर बराबर gx हो जाएगा। हाँ, थर्ड इक्वेशन मोशन से कंपेयर करो, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ax। बोलो v, तो v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, gx तुम्हारा 2x के बराबर, तो gx बराबर 2ax, तो x कट गया, 2a बराबर क्या आ गया g, मतलब a बराबर है g/2। मतलब ये तो जो तुम्हारा वेव है वो g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ वेव। सर एक्सेलरेशन ऑफ वेव तो आपने 0 बोला था, अभी तो स्टार्टिंग वाला वेव का था। ये एक्सेलरेशन ऑफ वेव है g/2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। किस एक्सेलरेशन चढ़ रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लग जाता है रूट अंडर 4l/g। आधे मतलब मान लो यहां से पल्स क्रिएट किया, आधे ऊपर जाने में टाइम, आधा लेंथ l/2, जो टाइम लगता है वो रहेगा t1 बराबर 2l/g।
और पूरा टाइम लगता है कैपिटल टी तुम्हारा 4L/g, तो ये भी रेशियो निकाल सकते हो। अगर पल्स ऊपर से क्रिएट किया तो जैसे जैसे पल्स नीचे आएगा टेंशन नीचे कम होता है, स्पीड घटेगी। ऊपर से पल्स क्रिएट किया, नीचे आने में टाइम टी लग रहा है, तो नीचे से क्रिएट किया ऊपर जाने में टाइम भी टी ही लगेगा। अब इसमें एक छोटे छोटे से सवाल ऐसे बनते हैं कि जैसे मान लो ये स्ट्रिंग हमने लटका दिया यहां पर, एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा लिफ्ट एक्सीलरेशन ऐसे जा रहा है, तो इसमें टेंशन कितना होगा? तो स्यूडो फोर्स, मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, नेग्लिजिबल मास है इसका, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, जो म्यू देख के पता चल जाएगा कम है, और मास कैपिटल एम हेवी है। तो यहां पे जो टेंशन क्रिएट होगा वो होगा तुम्हारा कैपिटल एम इंटू जी इफेक्टिव जी प्लस ए डिवाइडेड बाई म्यू, ये आएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ वेव। ये देखो ना, एम इंटू जी इफेक्टिव हो गए, तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो गए। तो इस तरह के लिफ्ट के केसेस में हम इफेक्टिव टेंशन लिख लेंगे। क्या ले लेंगे? इफेक्टिव टेंशन ले लेंगे। जैसे मान लो ऐसा बोल दिया कि ये एक वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, यहां पे मास लटका दिया कैपिटल M1 और एक यहां ले लिया, यहां पे मास लटका दिया M2, इसका आइडेंटिकल वायर है। तो यहां पे स्पीड ऑफ वेव और यहां पे स्पीड ऑफ वेव का रेशियो बताओ, क्या निकाल लोगे? हाँ से निकाल लेंगे, बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड वेव की अगर बात करें तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये तुम्हारा कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका वाइब्रेशन पार्टिकल का और वेव का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ साउंड वेव सॉलिड में देखते हैं। तो सॉलिड में देखते हैं तो रूट अंडर गामा बाई रो आता है, जहां पे गामा तुम्हारा यंग मॉडुलस है। इसमें हम लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सॉलिड के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस बटा रो। लेकिन यही अगर साउंड की स्पीड हम सॉलिड में ना लेंगे, गैस में या लिक्विड में लेंगे। किस में लेंगे? गैस में या लिक्विड में लेंगे। तो यहां पे बल्क मॉडुलस आता है बीटा बाई रो। क्या आ जाता है? बीटा बाई रो। बहुत आसान है क्या सर? इजी है, कोई खास बात नहीं। अब यहां पे जो स्पीड ऑफ साउंड बीटा बाई रो लिया, न्यूटन चाचा आ गए और न्यूटन ने बोला कि जो स्पीड का प्रोपागेशन होता है ना, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन साहब ने टेम्परेचर कांस्टेंट पे बोला, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर के बराबर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस और लिक्विड, इन गैस और लिक्विड, ये आ जाएगा रूट अंडर पी बाई रो। क्या जाएगा? पी बाई रो। लेकिन इससे जब स्पीड ऑफ साउंड निकाला तो उसमें एरर आ गया, तो फिर यहां पे लैप्लास करेक्शन हुआ। क्या हुआ? लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन बोलता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस से गैस में या लिक्विड में साउंड चलता है, तो यहां पे जो बल्क मॉडुलस तुम्हारा है बीटा, क्या है? बल्क मॉडुलस। क्या है? बीटा बल्क मॉडुलस। बीटा क्या है? बल्क मॉडुलस। तो ये जो बीटा बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे गामा इंटू पी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा रूट अंडर गामा पी बाई रो। क्या होगा? नहीं, गामा पी बाई रो क्यों? गामा, हाँ गामा पी बाई रो ना, रो, बीटा को हमने गामा पी रख दिया। अगर किसी गैस के मिक्सचर में देख रहे होंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रहा होगा रूट अंडर गामा मिक्स पी बटा रो ऑफ मिक्स। अच्छा, पी बाई रो को डेंसिटी ऑफ गैस से हम लिख सकते हैं आर टी बाई एम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर आर टी बाई एम इंटू गामा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अपन 1 मास आ गया। मतलब हाइड्रोजन गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड हाइड्रोजन गैस में ज्यादा होगी ऑक्सीजन गैस के कंपेयर में। हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी, हम जानते हैं होती है। बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे देखो, स्पीड ऑफ साउंड अगर तुम देखोगे ड्राई एयर और मॉइस्चर एयर में, तो ड्राई एयर की डेंसिटी ना हमेशा क्या रहता है? कम रहता है, और मॉइस्ट नहीं, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होता है। ड्राई एयर की डेंसिटी अगर आप देखें, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? मॉइस्ट एयर के कंपेयर में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आता है। तो आप बोलेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर में क्या होगी? कम, और स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में क्या होगी? ज्यादा। स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में क्या होगी? ज्यादा। क्या आपको ये बहुत अच्छे से चीजें समझ गई? हाँ सर बहुत अच्छे से, यार पूरा जमा जम हो गया, कितना सिस्टमैटिक करा दिया तुमको, बताओ। अच्छा, उसके बाद आता है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई T डिग्री सेल्सियस, देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाई 0.61 या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू टी। मतलब 61 इंटू टी सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने से वो होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये 0.61 सेंटीमीटर पर सेकेंड मैंने डाल दिया, तब तो सही है। हाँ सर सही है, एकदम मजा आ गया सर जी। बताओ। और दूसरी बात, जब साउंड चलता है तो साउंड प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशन से चलता है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन बनाएं
तो s इज इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5। यहां पे पार्टिकल एक्स में चल रहा है, देखो वेव भी एक्स में चल रहा है, साउंड वेव का इक्वेशन है। जहां पे एस नॉट है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, अगर इसी को प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं तो डेल्टा पी बराबर आता है एस बीटा के, जहां पे बीटा है बल्क मॉडुलस और क्या है तुम्हारा के है वेव नंबर। तो जो डेल्टा पी मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है वो होता है एस नॉट बीटा के, ये याद रखना, ये तुमको ड्राइव करा के क्लास में मैंने बताया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 20 हर्ट्ज, लोअर लिमिट जिसको कहते हैं इंफ्रासोनिक, एक होता है अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक। ऑडिबल साउंड होता है 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, तो 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में तुम्हारा क्या जाता है साउंड के, ऑडिबल साउंड का रेंज आ जाता है, बहुत खास बात नहीं। अच्छा उसमें ये भी चीज देखोगे, अगर स्पीड ऑफ साउंड अगर तुम आयरन में निकालते हो या सॉलिड में निकालते हो वो ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, और लिक्विड में ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है, मतलब पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसके कॉम्बिनेशन से एक वेव बना स्ट्रिंग में, मान लो हाँ सर वेव बना। तो मान लो एक स्ट्रिंग ये है जिसमें वेव ट्रेवल कर रहा है, और उसके बाद यहां पे स्ट्रिंग को हमने फिक्स रख दिया, मान लो फिक्स रख दिया, क्या कर दिया फिक्स रख दिया, या ये एक स्ट्रिंग में वेव बना, इसके बाद ये दूसरा स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दूसरा स्ट्रिंग कनेक्टेड है। इसमें ना ये इतना नीट रिलेवेंट टॉपिक नहीं है बेटा, मैं बता दूं इसमें नीट में इससे सवाल आए नहीं अभी तक, लेकिन अगर आपको समझने हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। और शांति सुनिएगा, रिफ्लेक्शन में मतलब उस वेव की बात कर रहे हैं जो यहां से वापस आएगी, ठीक है। तो वापस अगर फिक्स एंड से आ रही है या डेंसर मीडियम का तुम्हारा एक स्ट्रिंग है, ये μ2 ज्यादा है और ये μ1 कम, ठीक है ना, ये रेयरर मीडियम। तो हम रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें, जो वेव वापस आएगा, तो जो वेव वापस आएगा वो सेम ही स्ट्रिंग में आएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव रिटर्न्स इन सेम मीडियम, सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम में वापस आया है तो क्या उसकी स्पीड सेम रह जाएगी? अच्छा, फ्रीक्वेंसी चाहे ट्रांसमिटेड वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्या वेवलेंथ सेम रह जाएगा? हाँ। तीनों चीजें कभी भी रिफ्लेक्टेड वेव में चेंज नहीं होती है क्योंकि वो सेम ही मीडियम में वापस आए, तो स्पीड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो वेवलेंथ। तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा पहला डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वेव आगे चल रहा था अब पीछे आ गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये तो मस्ट चेंज होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, हाँ सर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। और अगर फिक्स एंड से और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्टेड हो तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस ऑफ पाई ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम इंसिडेंट वेव, फ्रॉम इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव के कंपेयर में पाई का फेज डिफरेंस। दूसरा ऑब्वियस सी बात है, यहां से वापस आया तो पाई का फेज डिफरेंस मतलब ये ऐसे वापस आया, ऊपर ऊपर से आया, फिक्स एंड नीचे होके वापस आएगा, इसी को कहते हैं पाई का फेज डिफरेंस। खत्म हो गया टॉपिक। दूसरा, इसमें तो एम्पलीट्यूड सेम, जो एम्पलीट्यूड लेके जाएगा वही एम्पलीट्यूड से वापस आएगा, लेकिन इसमें कुछ ट्रांसमिटेड भी हुआ है, यहाँ तो फिक्स एंड आगे नहीं गया, यहाँ पे कुछ ट्रांसमिटेड होगा, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड होने पे एम्पलीट्यूड चेंज होगा। और ए रिफ्लेक्टेड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है V2 माइनस V1 बटा V2 प्लस V1 इंटू ए इंसिडेंट। ये फॉर्मूला है इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड, ये रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड, और V है स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। और जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड होगा AT वो होता है 2V2 बटा V1 प्लस V2 इंटू ए, दैट्स इट, खत्म। ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड, रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव में अच्छा, इसी में अगर रेयरर मीडियम हो, यहाँ पर अगर ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऑब्वियसली चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, बट फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, फेज डिफरेंस 0 ही रहेगा। खत्म हो गया, हो गया, हो गया, खत्म हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव की पूरी कहानी खत्म। ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा? ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा सर? ट्रांसमिटेड वेव में वेव ऐसे चल रहा है, और ट्रांसमिटेड वेव का एक ही केस बनेगा, क्या? इससे ऐसे जाना, दूसरे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ट्रांसमिटेड वेव। तो जब ट्रांसमिटेड वेव जा रहा होगा तो यहां पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और स्पीड होता है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? हाँ। तो अगर म्यू बढ़ा, डेंसर मीडियम हुई, तो स्पीड कम,
स्पीड कम तो वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। बाकी सबसे, बाकी तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन मोशन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, जो वेव आधा से ऐसे आते हुए आ रहा है वही तो ट्रांसमिट होके ऊपर से ही तो आगे जाएगा। फेज डिफरेंस, कभी भी फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ये दोनों तुम्हारा सेम रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और फेज डिफरेंस तुम्हारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इसी चीज को हम इक्वेशन में लिख के देख लेते हैं, इसी को इक्वेशन में लिख के देख लेते हैं। चलो ये मैंने वही बात लिख दी है, कोई खास बात नहीं है, को पढ़ लेना ध्यान से। जैसे ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव है, और मेरे से बोला है कि रिफ्रैक्टेड टू डेंसर टू रेयर मीडियम। कहां पहले रिफ्रैक्शन कहां हुआ है? रिफ्रैक्शन टू डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से फाइनली रेयर मीडियम में जा रहा है। ठीक, तो इक्वेशन क्या बनेगा? तो यहां से इक्वेशन बनेगा y बराबर जो इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड a है, ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड हो जाएगी 80 इनटू फ्रीक्वेंसी सेम रहता तो ओमेगा सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम, तो माइनस ही रहेगा, ये डैश इनटू x आएगा, दैट्स इट। हो गया। रिफ्रैक्टेड वेव में कुछ चेंज होना ही नहीं है वेवलेंथ के अलावा, स्पीड सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम, देखो, और फेज कभी चेंज होता नहीं रिफ्लेक्टेड, नेवर चेंज फेज, डेल्टा फाई ऑलवेज जीरो, चाहे वो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए। हो गया, खत्म। अब यहां पे तुम्हारा स्पीड बढ़ा होगा घटा होगा, तो डेंसर टू रेयर तो स्पीड बढ़ा होगा, रेयर में गया तो स्पीड इंक्रीज होगा, दैट्स इट, खत्म। ये इक्वेशन है तो एज इट इज रह जाएगा, y बराबर 80 cos ओमेगा टी प्लस के डैश एक्स। ले भाई, ये इक्वेशन होगा y बराबर ट्रांसमिटेड y बराबर 80 साइन के एक्स माइनस के डैश ओमेगा टी। ये इक्वेशन होगा y बराबर 80 cos ओमेगा टी प्लस के डैश एक्स, खत्म। बोलो तुमको मजा आ गया कि नहीं? हाँ सर, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड और रेयर मीडियम, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड से रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? फ्री एंड से। तो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन देखते हैं तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, अभी बताएं। डेंसर से या फिक्स एंड से ही फेज डिफरेंस आता है, रेयर एंड से या फ्री एंड से कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, फ्री एंड से कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। तो चलो देखो फ्री एंड से कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, तो यहां पे जो इक्वेशन लिखोगे तो y बराबर कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है और फेज डिफरेंस चेंज होगा नहीं, एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड का चेंज हो जाएगा, हो गया। फ्री एंड और रेयर मीडियम। सर अगर फ्री एंड है उसी वेव में आया तो नहीं होगा एम्पलीट्यूड चेंज, मतलब दूसरे स्ट्रिंग में कोई एनर्जी नहीं गई, फिक्स मतलब बंधा हुआ है और फ्री बंधा हुआ है बस। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम और फ्री नहीं, फिक्स्ड एंड होगा। रेयर मीडियम, देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड और रेयर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम और फिक्स एंड। यहाँ पे y बराबर हो जाएगा a रिफ्लेक्टेड, अगर दूसरे स्ट्रिंग में नहीं गया पूरा वापस आया तो ये a r a के बराबर होगा, इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, फेज डिफरेंस। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से ये यहाँ पे माइनस से प्लस हुआ है, यहाँ पे माइनस माइनस ही रह गया, प्लस है तो प्लस ही रह गया। बताओ, a कॉस है तो y बराबर a आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पे आएगा y बराबर ए आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, पाई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस और माइनस में कह रहा हूं डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ इसलिए। बताओ, ये लिख लोगे? सर बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है। यहां पे इसमें सिर्फ ये माइनस से प्लस होगा, ये माइनस से प्लस होगा, दैट्स इट, खत्म। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है। नेक्स्ट इज लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? तो लाउडनेस इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी, मेजर या इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी इन लॉग फॉर्म। मतलब लाउडनेस इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑल्सो, लेकिन मेजर ऑफ इंटेंसिटी एक डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। जैसे लाउडनेस का फॉर्मूला होता है एल बराबर लॉग आई बाई आई नॉट ऑन द बेस 10 बेल, ये बेल है और एक बेल होता है 10 डीबी, तो एल बराबर हम लिखते हैं 10, एक बेल को लिखेंगे 10 डीबी, तो 10 लॉग आई बटा आई नॉट ऑन द बेस 10 डीबी, ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। क्या आपको बात समझ में आ रही है अच्छे से? सर खूबसूरत बात है ये सब, तो खूबसूरत बात, इस पे खूब फॉर्मूला किया था एंटी लॉग। और अच्छा, इसी को अगर मैं एंटी लॉग में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो एंटी लॉग में लिखोगे जैसे मैं पुट करता हूं इफ एल बराबर 10 डीबी देन फाइंड आई, एल बराबर 10 डीबी तो देन फाइंड आई, तो एल को 10 डीबी रखो, तो 10 डीबी बराबर 10
लॉग आई बटा आई नॉट ऑन द बेस 10 डीबी। तो डीबी से डीबी कटा, 10 से 10 कटा, एक आ जाएगा। तो एक बराबर लॉग आई बटा आई नॉट ऑन द बेस 10 होता है। एंटी लॉग लोगे तो एक्चुअल में 1 क्या है, इस बेस का पावर, तो 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 इज इक्वल टू आई बटा आई नॉट। 10 का पावर 1 आई नॉट को इधर ले जाओ, तो आई बराबर होगा आई नॉट इंटू 10। आई नॉट की वैल्यू तो 10 का पावर -12 इंटू 10, तो जाएगा 10 का पावर -11 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो आई नॉट की वैल्यू वो फिक्स रहती है। आई नॉट क्या रहता है, आई नॉट रहता है तुम्हारा 10 का पावर -12, ये रेफरेंस है। यहां पे तुम्हारी जो लाउडनेस आती है ना वो 0 आ जाती है। और अगर मुझे इंटेंसिटी दिया हुआ है तो लाउडनेस निकाल सकते हैं, लाउडनेस दिया है तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर तुमसे I1 I2 में रिलेशन पूछे, जैसे L1 बराबर 10 लॉग I1 ऑन द बेस I0 dB और L2 बराबर है 10 लॉग I2 बाई I0 ऑन द बेस 10 dB। अब ये दो रिलेशन लिखा है L1 और L2 पे। L1 है I1 पे, L2 I2। अगर इस दोनों में रिलेशन है और सॉल्व करना है तो हमेशा याद रखना कि L1 माइनस L2 से ही सॉल्व करना, डिवीजन से नहीं होता सॉल्व। तो L1 बाई माइनस L2 करोगे, L1 माइनस L2, तो 10 तुम्हारा बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग 10 बाहर चला गया, लॉग I बटा I0 ऑन द बेस 10 माइनस लॉग, पहले लिखा था L1 तो L1 में आएगा I1, लॉग I2 बटा I0 ऑन द बेस 10। ये इक्वेशन बनेगा। यहां से लॉग L1 माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो 10 एज इट इज बाहर रहेगा, ये आ जाएगा लॉग I1 बाई I0 डिवाइडेड बाई I2 बटा I0 ऑन द बेस 10। I0 से I0 कट गया, L1 माइनस L2 10 लॉग I1 बाई I2 ऑन द बेस 10 dB। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। ये आपने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव मतलब इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड और सेम वेव नंबर, सेम फ्रीक्वेंसी बट हैव सम फेज। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा y बराबर a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन लिखा y2 बराबर a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो इसमें फेज डिफरेंस कितने का आ गया, पाई का। तो 5 फेज डिफरेंस के साथ इसको सुपर इंपोज करना है, मतलब जोड़ना है, तो ये आएगा y1 प्लस y2 बनेगा क्या? हाँ सर, y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2। y है तुम्हारा y1 है तुम्हारा a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 तुम्हारा a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, इन दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ के इक्वेशन बनेगा सर। हाँ, उस इक्वेशन में जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा a नेट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस कुछ अल्फा है, ये बनेगा ना भाई। जोड़ोगे दोनों को तो दोनों को जोड़ के नेट एम्पलीट्यूड बनेगा। नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड मान लो a1 है, दूसरे वेव की एम्पलीट्यूड मान लो a2 और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 5। तो जिस तरीके से हम वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ते हैं, एम्पलीट्यूड को उसी तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड आपका आता हुआ दिखेगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। क्या ये इक्वेशन बन जाएगा? हाँ सर, ये आपका नेट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन बन जाएगा। अब डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड अगर सेम है, मान लो तुम कहते हो कि मेरा a1 बराबर a2 बराबर a0 है, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा सर? नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2a0 cos 5/2। ये बनता है, देखो बराबर है, तो बराबर है तो a और a 2a और ये 2a स्क्वायर बाहर चलेगा, 1 प्लस cos 5 इज इक्वल टू cos 5/2 आएगा सिंपल। हाँ, तो cos 5/2 सही है, 2a0 cos 5/2। अगर इसको वेरीफाई करना है, जैसे मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, मतलब फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। फेज डिफरेंस 0 डिग्री मतलब दो वेव है जिनमें 0 का फेज है, मतलब a1 a2 एकदम पैरेलल होगा। तो तुम्हारा ये 5 0 रखोगे तो 2a0 आएगा a नेट। तो a नेट तुम्हारा क्या आ रहा होगा? 2a0, देखो वेक्टर जैसा हो गया। अगर 5 तुम्हारा 60 डिग्री है तो 60/30, तो cos 60/30 होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a नेट आएगा तेरा √3a0। जैसे 5 को मैं 90 डिग्री रखूं, मतलब दो वेव है, फेज डिफरेंस 90 का, जैसे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव करते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90/2 45, cos 45 होता है 1/√2, √2 कट जाएगा, तो a नेट आएगा तेरा √2 ऑफ a0। बोलो हाँ कि ना? सर आएगा। अगर 5 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 120 रखता हूँ, 5 इज इक्वल टू 120 रखता हूँ, तो जो a नेट आएगा वो कितना आएगा? a0 के बराबर आएगा।
और फाई इज इक्वल टू 180 रखता हूं तो ए नेट कितना आएगा? 0। एकदम डिटेल में मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं यार, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, तू देख ले आराम से। मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं कि पूरा ही पढ़ा दिया मैंने। सर आप एकदम पूरा पूरा पढ़ा रहे हो और हर चीज जितना 100% थ्योरी पढ़ाई है वो सब कुछ कवर कर दी। अच्छा यहाँ पे ए नेट ये आ गया। अब ए नेट मान लो पहले वेव से अल्फा एंगल बना रहे तो tan अल्फा क्या होगा? तो tan अल्फा होगा तुम्हारा a2 का नीचे कंपेयर a2 cos फाई, तो ये होगा परपेंडिकुलर a2 sin फाई बटा a1 प्लस a2 cos फाई। अब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत एक्चुअल में आपको नहीं पड़ती है, अगर आप डायग्राम से करेंगे तो नीट में इसमें सवाल भी उतना नहीं आता। सिंपल ये। अब मुझे एक बात बताओ कि इसी फॉर्मेट को क्या मैं सेम एम्पलीट्यूड पे जैसे अलग अलग एंगल पे देख रहा था, क्या मैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे भी अलग अलग एंगल पे देख सकता हूं? जैसे मैं फाई को कहता हूं 0 डिग्री, ए नेट तुम्हारा क्या आएगा? ए नेट आएगा सिंपल a1 प्लस a2, जो मैक्सिमम ए नेट होगा 0 डिग्री पर। अगर मैं 90 कहता हूं तो 90 पर तुम्हारा ए नेट आएगा रूट अंडर, पूरा वेक्टर का फील आ जाएगा आपको, a1 a2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं पाई को 180 कहता हूं तो ए तुम्हारा मिनिमम आ रहा होगा a1 माइनस a2। क्लियर है क्या? हाँ, 60 पर भी कर सकते हो, सवाल कराया क्लास में। अब मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है मैक्सिमा पे और मिनिमा पे। इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मुझे इन दोनों में इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा। तो सर उसी की बात कर लो, आओ उसी की बात कर लेते हैं। उसकी बात करते हैं तो मैं बात करना चाहता हूं कि जो मेरा ए नेट आया था a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, एकदम जनरलाइज टर्म वाले की बात करते हैं, इंटू रूट। हाँ सर, इस रूट को इधर ले जाओगे तो क्या ए नेट का होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ, ए नेट का होल स्क्वायर तुम्हारा आई नेट आ जाएगा। आई नेट बराबर ये तुम्हारा इधर आ गया तो ए नेट का स्क्वायर आई नेट बराबर a1 का स्क्वायर मतलब i1, a2 का स्क्वायर मतलब i2 प्लस 2 रूट i1 इंटू रूट i2 इंटू cos फाई। दिस इज द जनरलाइज टर्म एट अ फाई फेज। ये जनरलाइज टर्म है किसमें? ए नेट का और आई नेट का एट अ फाई फेज, एट अ फाई फेज। अब इस दोनों ही जनरलाइज टर्म को मैं बात करना चाहता हूं मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमा की। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब रिजल्ट मैक्सिमम। रिजल्ट मैक्सिमम कब होगा? जब cos फाई मैक्सिमम होगा। और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कहां पे? किस फाई पे? तो जब फाई तुम्हारा 0 डिग्री हो या तुम्हारा पाई हो, प्लस 1 लेंगे ना, +1 और -1 दोनों आ जाएगा क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे? हाँ, कि ये टर्म मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, नहीं +1 आएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 पे, फिर 2 पाई पे आएगा। पाई पे ही माइनस हो जाएगा, माइनस होते यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो टर्म घटा देगा, वही तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। हाँ सर जी, सही सही पहचाने। मिनिमा पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे तुम्हारा मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम। 180 तुम्हारा आउट ऑफ फेज हो गया। अच्छा सर, तो 0 पे, 2 पाई पे, तो फिर 4 पाई पे, फिर 6 पाई पे, 8 पाई पे। तो क्या ये तुम्हारा जनरलाइज फाई में लिख दो n इंटू 2 पाई? ये है फेज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मैक्सिमम। हाँ सर, और हम जानते हैं पाथ डिफरेंस बराबर डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बाई, नहीं, लेमडा बटा 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये रहता है। हाँ, अब यहां पे फाई की वैल्यू n इंटू 2 पाई रखो, तो लेमडा बटा 2 पाई इंटू n इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। अरे फाई की वैल्यू ये रख दी ना मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आया था, तो ये क्या आया? n लेमडा। तो n लेमडा इज द पाथ फॉर CI, पाथ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। हाँ सर, पाथ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। तो ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये पाथ डिफरेंस देखोगे यहां पर, तो जनरलाइज पाथ डिफरेंस क्या आएगा? तो n को 1 2 3 रख दो, जीरो, पहले जीरो शुरू करो, तो जीरो रखोगे तो आएगा 0, फिर आएगा लेमडा, फिर आएगा 2 लेमडा, फिर आएगा 3 लेमडा, फिर आएगा तुम्हारा 4 लेमडा। देख लो 1 2 3 4। तो देखो n इंटू 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, n इंटू 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव होता है, और n इंटू लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव होता है, n इंटू लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव। सिंपल बात है। हाँ, अब यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी आपकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी जब 5 0 रखो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, सॉरी ए मैक्सिमम आएगा आपका, ए मैक्सिमम आएगा आपका, ए मैक्सिमम आपका आएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और आई मैक्सिमम कितना होता है? तो आई मैक्सिमम होता है ए मैक्सिमम का होल स्क्वायर मतलब
सॉरी इसका स्क्वायर थोड़ी ना होगा, ए मैक्सिमम तो सिंपल ए वन प्लस ए टू, तो ए मैक्सिमम ए वन प्लस ए टू, आई मैक्सिमम क्या होता है, ए मैक्सिमम का होल स्क्वायर मतलब ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, और ए वन को क्या लिख सकते हैं, रूट आई वन, ए टू को क्या लिख सकते हैं, रूट आई टू का होल स्क्वायर, खत्म। बोलो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा। अब हम देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, हो बहुत सारे रहे, मैं इंटरेस्टेड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब मैं मिनिमा की बात करता हूं। सर मिनिमा मतलब डीआई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस, मिनिमा मतलब डीआई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब यहां पे तुम्हारा cos फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, -1। अगर cos फाई की वैल्यू -1 है तो फेज डिफरेंस आपका आ जाएगा पाई, मतलब जैसे ये इवन पाई है तो ये ऑड पाई आ जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस अगर मैं देखूं डेल्टा एक्स, तो तुम ऐसे भी जनरलाइज, अच्छा इसका जनरलाइज टर्म क्या होगा, तो जनरलाइज टर्म मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें n की अलग अलग वैल्यू पुट करके सारा टर्म मिलता जाए, तो ये आप लिख सकते हैं 2n+1 इंटू पाई, सही है क्या। n को 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पे n को 1 रखो तो, नहीं 0 रखो, सॉरी 0 रखो तो, हाँ n को 0 शुरू कर सकते हैं, इस 0 रखोगे तो तूने 0 कर दिया तो पाई आ गया, सही। 1 रखो तो 2 इंटू 1 और 1 3 पाई, सही आ गया। 2 रखो, 2 दूना 4, 4 1 5 पाई, सही आ गया। 3 रखो, सही आ गया, सही है। और तुम जानते हो कि डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता है लेमडा बटा 2 पाई इंटू 5, तो लेमडा बटा 2 पाई और 5 की वैल्यू ये है 2n+1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल गया, 2n+1 लेमडा बाई 2 आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस में अगर तुम यहां से यही 0 1 2 3 पुट करते जाओ तो यहां से पाथ डिफरेंस तुम्हारा बनेगा, 0 रखोगे तो n0 लेमडा बाई 2, तो देखो पाई के कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा बाई 2 आता है, फिर आएगा 3 लेमडा बाई 2, फिर आता है 5 लेमडा बाई 2, फिर आता है 7 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे तुम्हारा a मिनिमम हो जाता है a1 माइनस a2, और मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, जिसको हम रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब इसमें खूब सारे सवाल पूछेंगे, क्या सवाल पूछेंगे कि जैसे i1 बाई i2 का रेशियो दे दिया 2/3, तो बताइए i मैक्सिमम बटा i मिनिमम का रेशियो क्या होगा। तो i मैक्सिमम होता है रूट i1 प्लस रूट i2 बटा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। i1 को 2 और i2 को 3 रख के सॉल्व कर दो। अच्छा यहाँ पे ये भी सवाल पूछ सकते थे, a1 बाई a2 का रेशियो है 3/4, तो मुझे आई मैक्स बाई आई मिनिमम बताओ। तो रूट i1 प्लस रूट i2 ही तो तुम्हारा a1 है ना, ये रूट i1 मतलब a1 एंड रूट i2 मतलब a2 बटा रूट i बराबर a1, रूट को उधर ले जाओ तो i बराबर a1 का स्क्वायर, सही तो है। और ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम यही आता है। बताओ क्या धमाधम धमाधम ये बात समझ में आ गई, सर ये बात समझ में आ गई। इंटरफेरेंस पूरा अच्छे से तुमको समझा दिया। अब नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कब होता है, जब एकदम सेम आइडेंटिकल वेव, एकदम सेम, एकदम सेम, सेम आइडेंटिकल वेव, आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जब एकदम आइडेंटिकल सेम अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो स्टेशनरी वेव का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एकदम सेम, एकदम सेम। जैसे y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी y1 एंड y2 इज इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी, एकदम आइडेंटिकल वेव। तो पॉसिबल जो 4 अलग अलग पेयर पे स्टेशनरी वेव के इक्वेशन बनते हैं, y इज इक्वल टू 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू 2s साइन kx इंटू साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू cos ओमेगा टी, y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। ये पॉसिबल फॉर्मेट ऑफ स्टेशनरी वेव इक्वेशन। ऐसे ऐसे 4 पॉसिबल वेव बन सकते हैं, 5वां नहीं बन सकता क्योंकि हार्मोनिक वेव का ही हम सुपरपोजिशन कराते हैं। यहां पे पहला वेव अगर हम लेते हैं 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, अगर ये इक्वेशन हम बनाते हैं 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा, तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ये क्या बता रहा है, स्टेशनरी वेव को बता रहा है। स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होगा, स्टेशनरी वेव का मतलब हो गया कि इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल मिलेंगे वेव में जो फिक्स है, और उसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होंगे और सारे ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड अलग अलग होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, ये उस वेव का एम्पलीट्यूड बताएगा। अच्छा, और ये तुम्हारा SHM को बताएगा।
मतलब इस पूरे को ए डैश लिखो, तो y बराबर ए डैश कॉस ओमेगा टी। सर ये तो एसएचएम का इक्वेशन हो गया। हाँ, तो हम बात करते हैं वेव में एसएचएम की इक्वेशन। कौन से एसएचएम की इक्वेशन? अलग अलग एक्स पे रखे हुए पार्टिकल की एसएचएम। तो अलग अलग एक्स पर रखा हुआ पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन ये बनेगा, ए डैश अलग अलग एक्स का, एक्स पे रखे हुए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बता देगा, और ये क्या बता देगा, ये उसके एसएचएम को बता देगा। मतलब सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे। हाँ, सारे पार्टिकल सेम, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगे। हाँ, सारे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन सारे पार्टिकल की एम्पलीट्यूड अलग। और एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करेगा? ए डैश। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल मिलेंगे जिसकी एम्पलीट्यूड ही जीरो हो गई, मतलब वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तभी तो स्टेशनरी वेव कहते हैं उसको। सुनो, ए डैश की वैल्यू ये है। अगर मैं ए डैश पे चर्चा करूं, ए डैश तुम्हें मिला 2a साइन के एक्स। तो कुछ ऐसे पार्टिकल जिसकी एम्पलीट्यूड जीरो होगी, वो कहां पर होगा? वो वहां पर होगा जहां पे ये पूरी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। 2a तो जीरो हो नहीं सकता। तो साइन के एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं, तो साइन के एक्स की जीरो कहां पर आएगी? जहां पे ये के एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए। साइन के एक्स की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ए डैश जीरो हो गया, ए डैश जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, जीरो से कॉस को मल्टीप्लाई करो, वाई हमेशा जीरो, मतलब पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा। दिमाग में गई एकदम बात? हाँ सर गई। तो साइन के एक्स जीरो कहां पे होगा? जहां पे के एक्स की वैल्यू तुम्हारी 0 डिग्री हो। ये के एक्स तुम्हारा एंगल ही तो है, साइन का थीटा ही तो एंगल ही तो है। जहां पे के एक्स जीरो के बराबर हो, या सुनना, या के एक्स की वैल्यू तुम्हारी पाई के बराबर हो, या के एक्स की वैल्यू 2 पाई के बराबर हो, या के एक्स की वैल्यू 3 पाई के बराबर हो, या 4 पाई के बराबर हो। अगर मान लो के एक्स के जगह पे, साइन के अंदर में के एक्स जगह पे जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, साइन 180 जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, साइन 4 पाई जीरो, ये सर जगह जीरो आता जाएगा। हाँ, ये को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स बराबर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात तो एकदम चमक रही है। मास्टर यार झमाझम झूम गया है यार, मास्टर झूम गए मास्टर एकदम। अब सुन मेरी बात, ये एक्स रहने दे, लेमडा बाई 2 पाई को उधर ले जा, तो ये एक्स तेरा पोजीशन आ जाएगा। जब लेमडा को उधर लेके जाएगा तो लेमडा इंटू जीरो जीरो बटा 2 पाई जीरो, तो जीरो पे जो पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड। फिर लेमडा को ऊपर लेके जा, तो ये देख पाई से पाई कटेगा, लेमडा ऊपर 2 नीचे, तो लेमडा बाई 2 आ जाएगा क्या? हाँ सर। अब देख यहां पे रखेगा, ये कॉमा कॉमा है, कॉमा कॉमा, तो जब इस पाई से पाई काटा, सर पाई काटा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा? लेमडा, लेमडा आ गया। अब यहां से पाई से ये पाई काटेगा, तो उधर है 3, तो 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, तो हाफ हाफ लेमडा पे पोजीशन मिल रहा है। ये कंस्ट्रक्टिव से अलग होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला नहीं है, ये अलग है। यहां पर देखो, यहां पे साइन के एक्स की वैल्यू जीरो रख रहा है, तो साइन के एक्स की वैल्यू जीरो कहां कहां पे आएगी? तो एक्स जीरो पे, एक्स लेमडा बाई 2 पे, एक्स लेमडा पे, एक्स 3 लेमडा बाई 2 पे, एंड एक्स 2 लेमडा पे, एंड 5 लेमडा बाई 2 पे, एंड सो ऑन, मतलब आधा आधा लेमडा। और वहीं पे इसका वैल्यू जो तुम्हारा ए डैश है, वो है तुम्हारा 2a साइन के एक्स। सर साइन के एक्स को ही आपने एम्पलीट्यूड क्यों बनाया? क्योंकि अलग अलग एक्स पे एम्पलीट्यूड देखना है, तो एक्स एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट, एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट हो गई एक्स पर, और ये तुम्हारे एसएचएम को बताएगा। अब देखो, अगर मैं इस साइन के एक्स की वैल्यू +-1 रख दूं, तो ये कहां का एग्जिस्ट करेगा? अरे यार हद है, ये 0 से लेमडा बाई 2 पे, तो इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स यहां पे देखते जाओ, लेमडा बाई 4 आ गया, ये हो गया 3 लेमडा बाई 4 आ गया, ये तेरा 5 लेमडा बाई 4 आएगा, बस लेमडा बाई 4 4 ऐड होता जाएगा। ये लेमडा बाई 4, फिर लेमडा बाई 2 ऐड कर दो, फिर वो जो आएगा उसमें लेमडा बाई 2 ऐड कर दो, तो ये पोजीशन मिल जाएगी क्या? यहाँ पे तुम्हारा एंटी नोड बन जाएगा, जहां पे साइन के एक्स मैक्सिमम, मतलब एम्पलीट्यूड क्या आ गया? 2a के बराबर, क्योंकि साइन के एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? 2a के बराबर, मतलब 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये पोजीशंस देखोगे, तो जहां पे तुम्हारा पार्टिकल की पोजीशन हमेशा के लिए जीरो होगी, जैसे इक्वेशन है y बराबर 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो वैल्यू, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और मान लो कि इसकी वैल्यू x जीरो पे जीरो आ गई, तो जीरो को तुम इस कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो रहेगा, तो इसको कहते हैं x जीरो पे ये मुझे मिला नोड। फिर ये वेव बना, और x बराबर लेमडा बाई 2 पे, x बराबर लेमडा बाई 2 पे फिर से मिला नोड, और ये लेमडा बाई 4 पे मिला मुझे एंटी नोड, जिसकी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगी। और इसी तरीके से पैटर्न बनता चला गया। ये तुम्हारा लेमडा पे फिर क्या मिलेगा? हाँ नोड। यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 लेमडा बाई 4 पे क्या मिलेगा? एंटी नोड। तो ये कुछ एंटी नोड्स और नोड का पैटर्न मिलता चला। नोड वो है जो चुपचाप बैठा है, एंटी नोड मतलब देखो आंटी, देखो आंटी, आंटी 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, और नोड मतलब अंकल बैठे हैं, तो अंकल और आंटी के बीच में डिस्टेंस कितने का हो गया? लेमडा बाई 4 का।
अच्छा, यहां पे यहां वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कुछ अलग होगा। देखो यहां पर अगर मैं बोलूं कि x बराबर 0 पे एम नोड है, एम्पलीट्यूड 0, x बराबर लैम्डा बाई 4 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो x बराबर लैम्डा बाई 8 पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो रख दो वहां पे। ये है तुम्हारा 2a साइन k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x है लैम्डा बाई 8, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 8 काटोगे 4, पाई बाई 4 आ गया, तो 2a साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो रूट 2a। मतलब ये हम ऐसे हमको समझाते हैं कि ये एक, मान लो कि x 0 पे और टाइम 0 पे मैंने डिस्टर्बेंस को कैप्चर किया, तो मुझे डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा दिखा। अब जैसे मैं टाइम t/4 पे उसी डिस्टर्बेंस को कैप्चर करूं, तो ये तो हिला नहीं, नहीं ये सब हिला नहीं, और ये जो तुम्हारा वेव फॉर्म है वो धीरे धीरे ऐसे जो है वो ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा। और देखो ऐसा है पहले इक्वेशन, ये धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। जैसे मान लो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड फिक्स है। ये तुम्हारा एंटी नोड और बीच में इसके बीबी बच्चे हैं, एंटी नोड और एंटी नोड, ये आंटी अंकल आंटी अंकल। अब देखो ये पार्टिकल अभी यहां पे है 2a के एम्पलीट्यूड में एक्सट्रीम पर है, तो ये तो घूम रहा है ना, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर मैं तुमको देखूं कि ये कितने एम्पलीट्यूड में चल रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड है 2a, तो 2 एम्पलीट्यूड में ऊपर जा रहा है और 2 एम्पलीट्यूड में नीचे आ रहा है। ये उससे कम एम्पलीट्यूड में ऊपर नीचे कर रहा है, ये उससे कम एम्पलीट्यूड में ऊपर नीचे कर रहा है, ये उससे कम एम्पलीट्यूड में ऊपर नीचे कर रहा है, ये 2a से कम एम्पलीट्यूड में कर रहा है, ये उससे भी कम कर रहा है, ये उससे भी कम कर रहा है, ऐसे। तो अभी तुम्हारा ये फॉर्मेट दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये वेव ऐसा दिखेगा, थोड़ी देर बाद ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो बात तो सही कह रहे हो। तो ये देखो ये वेव ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसा। तो ये फंक्शन तुमको अभी ऐसे दिख रहा है, धीरे 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 ये ऐसे दिख रहा है, धीरे धीरे ऑरेंज, फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे नीचे आ जाएगा। तो तुम्हारा एनर्जी इसी में क्या हो गया, ट्रैप हो गया। ये तुम्हारा नोड हमेशा फिक्स, एंटी नोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। तो इसकी कुछ खास बात है क्या, मैं तुमको 10 बातें बिना सांस रोके फटाफट बोलता हूं, और वही 10 बातें तुम्हें पता है तो पूरा पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हें पता है। स्टेशनरी वेव दो ऐसे वेव से बनता है जो एकदम आइडेंटिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। इसमें सभी पार्टिकल की एम्पलीट्यूड अलग होती है, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। इसमें वेव एनर्जी दो नोड के बीच में ट्रैप हो जाता है। वो पार्टिकल जो दो नोड के बीच में वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। कंजुगेट नोड्स वाले पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं। वो सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीड से क्रॉस करते हैं। दूसरी बात, दो नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 2, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 4। यही तो तुमको सारी बातें पढ़ना है। देखो ये तो तुमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो स्टेशनरी वेव की सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इट इज फॉर्म आइडेंटिकल वेव। देखो आइडेंटिकल वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ नोड इज 0 एंड एंटी नोड इज 2a, और नोड और एंटी नोड के बीच में जो होंगे वो अलग अलग एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे। ऑल पार्टिकल ऑसिलेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सारे पार्टिकल डिफरेंट एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करते हैं। ऑल क्रॉसेस द मीन पोजीशन एट सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड। क्यों डिफरेंट स्पीड, क्योंकि v मैक्सिमम आप देखोगे तो a इंटू ओमेगा आएगा, ओमेगा सबकी डिफरेंट है, तो सबकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, डिफरेंट, और सबकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, मीन पे तो डिफरेंट होगी। सबकी मैक्सिमम स्पीड मीन पे ही तो होगी, तो मैक्सिमम स्पीड सबकी मीन पे क्या आएगी, एकदम अलग अलग आ रही होगी। ऑल द पार्टिकल बिटवीन टू नोड आर इन सेम फेज, जो दो नोड के बीच में वो सारे पार्टिकल सेम फेज में। टू पार्टिकल इन एडजेसेंट नोड हैव द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, एडजेसेंट नोड में जो पार्टिकल उसके फेज डिफरेंस है पाई। नो एनर्जी ट्रांसफर इन स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव में दो नोड के बीच में एनर्जी ट्रैप हो जाता है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड सेम फॉर ऑल द पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज लेमडा बाई 2। दो नोड एंड दो एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 2 होता है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई 4, ये बताया था। एनर्जी बिटवीन टू कंजुगेट नेट इज लेमडा बाई 8 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इसमें लेमडा एक एक्स्ट्रा है, 1/8 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये दो नोड के बीच है। नोड और एंटी नोड के बीच इसका आधा हो जाएगा, तो लेमडा बाई खत्म। अब इस पे तुम सवाल करते जाओ, यही सारी सारी से इंपॉर्टेंट बातें। अब हम ये स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग बनाएंगे। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, माइक चल रहा है, ऑल सेट, हेलो 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 हेलो। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, मैं चाह रहा हूं कि एकदम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिवीजन करा। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, तो बोलो स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव बनाओगे तो सबसे पहले देखो स्ट्रिंग को दोनों एंड से मैंने फिक्स किया, मतलब स्ट्रिंग इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से स्ट्रिंग आपका क्या है, फिक्स्ड। तो अगर दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स है तो सबसे फंडामेंटल वेव फॉर्म तुम बनाओगे तो ये बनेगा, दो नोड बनेंगे, यहाँ नोड ऐसे वेव बनेगा। तो मुझे बताओ नोड से नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 2, स्ट्रिंग का लेंथ एल, तो क्या लेमडा इज इक्वल टू 2l आ गया, मतलब ये एक वेव फॉर्म बना, उसका वेवलेंथ कितना है, 2l के बराबर। तो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा तुम्हारा v बाई लेमडा, और लेमडा 2l के बराबर v बाई 2l। इसको कहते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक और जीरो ओवरटोन। बोलो हाँ कि ना? जीरो ओवरटोन बोलते हैं। एकदम शानदार, जबरदस्त, समझ में आ गया, खत्म। जहां पे v क्या है? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? v बराबर रूट अंडर टी बाई म्यू, या फिर t को लिखेंगे, t रखने म्यू को लिख सकते हैं रो ए। तो ये वेराइटी ऑफ वेव इक्वेशन बनता चला जाएगा। हाँ सर। अब मान लो कि मैं इसी स्ट्रिंग में दो वेव फॉर्म बनाना चाहता हूं, तो तुम दो स्ट्रिंग मानो, यहां से एक और यहां से एक, ये दो वेव फॉर्म बन गए। तो सर यहाँ तो लेमडा इज इक्वल टू एल आ गया। हाँ, तो एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, और लेमडा को रख दो एल, तो वी बाई एल। एफ इज इक्वल टू वी बाई एल को लिख सकते हैं टू वी बाई टू एल। क्यों लिख रहा हूँ टू वी बाई टू एल? उसको लॉजिक समझिए। मैं वी बाई एल से कंपेयर करना चाहता हूँ, तो वी बाई ट्वेल्व से कंपेयर करूंगा, तो वी बाई ट्वेल्व, हाँ ये तुम्हारा वी बाई ट्वेल्व डबल है, मतलब फंडामेंटल सॉरी सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अगर यही में मैं थर्ड हार्मोनिक की बात करूं, तो थर्ड हार्मोनिक में क्या हो जाएगा सर? ये तीन लूप बनेंगे, जितने हार्मोनिक उतने लूप, ऐसे याद रख लो, जितने हार्मोनिक उतने लूप। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? भाई मैं तुमको डिराइव करा के पढ़ा रहा हूं, मैं भी पागल हूं क्या बे? ये लेंथ है, सॉरी, ये छोटे छोटे प्रिंटिंग मिस्टेक इग्नोर करना। मैं एकदम पागल हूं क्या यार? सोच, मैं तुमको हर एक चीज एकदम सिस्टमेटिक लिख लिख के पढ़ा रहा हूं यार, और वो भी ड्राइव करा के। पगला ही हूं एकदम। ये थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा, और सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, एकदम सेट है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं यहीं पे एक चमत्कार करता हूं। सर क्या ये सारी बातें आपको समझ आई? हाँ सर समझ आई। इजी है तो समझ तो आएगी, इसमें कोई चीज टफ लगी तो बताइए। नहीं सर इजी एकदम। तो ये बात तुमको समझ आई। अगर इसी में मैं ओपन ऑर्गन पाइप का भी देख लू, स्टेशनरी फॉर्मेशन तो बना लो सर। तो ओपन ऑर्गन पाइप में यहां पे जहां ओपन एंड होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है, तो ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा स्टेशनरी वेरिएबल बने, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है, एंटी नोड बनता है। और प्रेशर का नोड, प्रेशर का नोड, मतलब प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। तो सर यहां पे आंटी, यहां पे आंटी, और यहां पे नोड, यहां पे एंटी नोड और यहां पे एंटी नोड। अब ये एंटी नोड से एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लेमडा बाई टू का, जैसे यहाँ पे नोड से नोड लेमडा बाई टू था। तो क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्टली में ये कॉपी करके लिख दूं तो चलेगा? ऐसा चलेगा? क्या डायरेक्टली में ये बोल दूं तो चलेगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ब्ला 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 बोल दूं तो चलेगा? हाँ सर एकदम सेम ही तो होता है, ये चलेगा। मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में वी बाई टू एल। हाँ, बस यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर गामा आर टी बाई। ओहो सर, बात तो बहुत शानदार बताई आपने। अब इसी का ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा? अब सुनो, ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड हार्मोनिक निकालने का कितना शानदार तरीका बताया मैंने, कि पाइप को दो पार्ट में बीच से बांट लो, अब दो पाइप के दो हार्मोनिक्स बना लो, एक ये और एक ये। अब बताओ, यहां से एक वेव ऐसा ही तो बना, ये पूरा देखो एक वेव फॉर्म भी तो बना। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी अगर आप लिखते हो टू वी बाई टू एल, तो कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगा, एकदम सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। देखो क्या है, टू वी बाई टू एल, टू वी बाई टू एल, क्या यही है तुम्हारा फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक? यस। अब यहां पे तुम देखोगे तो पाइप को तीन हिस्से बांट लो, ये ऐसे बांट लो, और इसमें तीन हार्मोनिक बना दो, तो एक, दो, तीन। अब बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी सर थ्री वी बाई टू एल। क्या इसको मैं ऐसे बोल दूं कि थर्ड हार्मोनिक्स और सेकेंड ओवरटोन है? हाँ? तो फॉर्मूला सेम होता है क्या? ये सर सेम होता है, एकदम आइडेंटिकल फॉर्मूला होता है, बस वेलोसिटी का फॉर्मेट अलग होगा। इसमें अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखूं मैं, तो एफ इज इक्वल टू होता है एन इंटू वी बाई टू एल, ये याद रखिए। जहां पे एन आपका जो भी रखेंगे वो एनथ हार्मोनिक होगा, एनथ हार्मोनिक होगा, और एन माइनस वन ये ओवर टोन को बताए, एकदम सेम सेम होता है। इसमें अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालोगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सो ऑन, तो एक इंटू दो इंटू तीन इंटू चार इंटू पांच इंटू छह एंड सो ऑन है। किसी भी दो कंजर्वेटिव हार्मोनिक का डिफरेंस होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहीं से हम डिफाइन करते हैं सोनोमीटर वायर। अब सोनोमीटर वायर क्या होता है? तो सोनोमीटर वायर होता है कि ये मैंने वायर लिया, ये मैंने वायर लिया, इसको यहां से लटका दिया, यहां पे वेट एज्यूम कर लिया, तो इसमें जो टेंशन होगा
क्या सॉरी टेंशन की वैल्यू होगी क्या mg के बराबर होगी, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो होगी क्या mg बटा म्यू होगा, मास पर यूनिट लेंथ इसका जो म्यू है। तो अब यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n v बाई 2l, जहाँ पे n बाई 2l रूट अंडर t बाई मतलब mg बाई म्यू लिख सकते हो या t बाई म्यू लिख सकते हो। तो जो मास लटका है फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया क्या। इस पर भी सवाल पूछ लेगा तुमसे और क्या ही कर लेगा ये, क्या ही कर लेगा मतलब इस पर भी सवाल पूछ लेगा और क्या ही कर लेगा। अब आओ हम देखते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग ओपन फ्रॉम फ्री फ्रॉम वन एंड, फ्री फ्रॉम वन एंड। सेम आता है एकदम फॉर्मूला जैसा कि आप क्लास में देखिए, एकदम डिट्टो डिट्टो सेम आता है फॉर्मूला, एकदम सेम आता है। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले ये बनाया एक ओपन ऑर्गन, और यहीं पे मैं यहाँ पे और नीचे ही फॉर्मेट बना लेता हूं, एक फिक्स और दूसरा ओपन, ठीक है रस्सी बन। अब देखिए यहां पर जो वेव बनेगा पहला ऐसा वेव बनेगा, और यहां पर जो वेव बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो यहां पर नोड और यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड यहाँ पे एंटी नोड, दैट्स इट। ओपन एंड पे एंटी नोड, फिक्स एंड पे नोड, फिक्स एंड पे नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड, खत्म। तो पैटर्न भी सेम हो गया सर। हाँ अब बताओ यहां से यहां तक नोड से एंटी नोड, नोड से एंटी नोड के बीच में लेमडा बाई 4 डिस्टेंस होता है, तो लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू एल, और लेमडा इज इक्वल टू 4 एल। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तुम्हारा v बाई लेमडा, लेमडा को 4l कह सकते हैं, तो v बाई 4l। तुमको पढ़ा दिया यार पूरा कसम से, v बाई 4l आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ये है फंडामेंटल, ये है तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बताओ कैसी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक एंड 0/2। इसमें एक नोड एक एंटी नोड, एक नोड एक एंटी। अब इसमें हम सीधा देखते हैं अगले पड़ाव की तरफ। जब हम अगले पड़ाव में जाते हैं तो सबसे पहले समझिए ये तुम्हारी फिक्स एंड है, ओपन है। अब इसमें नेक्स्ट हार्मोनिक देखना है, तो नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए पाइप को दो हिस्से में बांटेंगे। तो एक बनेगा तुम्हारा यहां पे ऐसा, और यहां पे बन जाएगा ऐसा। ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड से एंटी नोड तक, चाहे ऐसे देखो, एंटी नोड से नोड तक लेमडा बाई 2, सॉरी लेमडा बाई 4, यहाँ से लेमडा बाई 4, यहाँ पे लेमडा बाई 4, ये 3 लेमडा बाई 4 बराबर एल आएगा। और सेम वैसे यहाँ बनेगा। जैसे तुम पाइप देखोगे तो यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, ये तुम्हारा पाइप आएगा ऐसे, फिर आएगा ऐसे, फिर आएगा तुम्हारा ऐसे, ये बनेगा। आय हाय हाय, वो ऊपर से कंपेयर करके बना लो। तो मैंने तुम्हें ओपन ऑर्गन पाइप में क्लोज ऑर्गन पे भी बनाना बना। जैसे मान लो ये फंडामेंटल है तो ऐसे बना लो, सेकेंड हार्मोनिक है तो पाइप को दो हिस्से में तोड़ो, पाइप को दो हिस्से में तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ो। ये तुम्हारा बन गया एक, और दूसरा ये बन गया, क्योंकि एक क्लोज बनेगा दूसरा ओपन बनेगा। ये लॉजिक तुमको बताया था, हाँ सर बताया था। अब बताओ इसमें कितने नोड, एक नोड, दो नोड, एंटी नोड कितने, दो एंटी नोड, और ऊपर वाले में भी यही है, नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड। ऐसा डिस्टेंस कितना होगा 3 लेमडा बाई 4, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 3v बाई 4l। क्या ये तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक्स हो गया सीधा, थर्ड हार्मोनिक्स हो गया सीधा, एंड फर्स्ट ओवरटोन हो गया। हाँ सर। अब इसी में तुमको नेक्स्ट हार्मोनिक देखना है, तो पाइप को दो बार काटो। जैसे सिंपल पाइप रखोगे तो फंडामेंटल, पाइप को बीच में एक बार काटोगे तो सेकंड वाला आएगा। सेकंड फॉर्मेट में सेकंड हार्मोनिक नहीं, थर्ड मिल गया, पहले का थर्ड गुना तीसरा गुना है। अब पाइप को दो बार काटोगे तो नेक्स्ट देखो क्या मिल रहा है, एक ऐसा, एक ऐसा, और एक ऐसा, क्योंकि एक तरफ क्लोज है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तेरी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तेरी 5v बाई 4l। तो ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक बड़ा बटा एंड सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। बताओ समझ में आया। हाँ पाइप में कैसे बनेगा, मतलब सॉरी स्ट्रिंग में कैसे बनेगा, तो स्ट्रिंग में भी ऐसे ऐसे तीन हिस्से देखो, एक ये, फिर ये एक ये, और फिर एक ये। अरे यार बता, तो स्ट्रिंग में परेशान हो रहा था, बता कितना आसान कर दिया मैंने, बस ऊपर से कंपेयर करके बना लो। अब इसका nth देखोगे तो f इज इक्वल टू 2n प्लस 1 से शुरू, 2n प्लस 1 v बाई 4n, जहां पे 2n प्लस 1 तुम्हारा नंबर ऑफ हार्मोनिक हो, नंबर ऑफ हार्मोनिक बताएगा 2n प्लस 1, और n की वैल्यू यहाँ पे ओवरटोन बताएगी। जैसे ओपन ऑर्गन पाइप और दोनों एंड से फिक्स्ड स्ट्रिंग में देखे, ओपन ऑर्गन पाइप और दोनों तरफ से फिक्स्ड स्ट्रिंग में देखे, ओपन ऑर्गन पाइप और दोनों तरफ से फिक्स्ड स्ट्रिंग में देखे, दोनों तरफ से फिक्स्ड स्ट्रिंग में देखे, या ओपन ऑर्गन पाइप में देखे,
ठीक है। तो जो पैटर्न बनता है वो nth वाला बनता है v/2l, 2v/2l, 3v/2l, तो ये बनता है nv/2l, जहां पे nth हार्मोनिक होगा, जो n रखोगे वही हार्मोनिक बनाएगा और n-1 ओवरटोन बनाएगा। तो ठीक है, एकदम बढ़िया, मजा आ गया, झमाझम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें जो n रखोगे वो ओवरटोन बताएगा और 2n+1 हार्मोनिक होता है। बड़ा सिंपल है। जैसे n को 1 रखता हूं, तो n को 1 रख के देखो, यहाँ पे n को 1 रखो तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, 3v/4l, तो फ्रीक्वेंसी आया तेरा 3v/4l। मतलब फर्स्ट ओवरटोन होता है कि नहीं? हाँ देखो 3v/4l। और थर्ड हार्मोनिक हो गया कि नहीं? हाँ सर। इन 0 रखो, तो 0 रखोगे तो ये 0, तो v/4l आएगा, तो ये फंडामेंटल आ गया तुम्हारा। 0 देखो, 0 ओवरटोन। n को 2 रखोगे तो 2 या 6 रख दो, चलो 6 रखो, तो ये तुम्हारा n को 6 रखा, मतलब 6th ओवरटोन है, ये 6th ओवरटोन है। और 6 दूना 12 1 13, तो फ्रीक्वेंसी आ गया तेरा 13v/4l। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखोगे तो पहला जो फ्रीक्वेंसी मिला, उसका तीसरा मिला, उसका पांचवा मिला है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऑड हार्मोनिक्स इसमें एग्जिस्ट करे। उसके बाद इसमें किसी भी nth से उससे कंजर्वेटिव पहले वाला घटाओगे, एग्जैक्टली पहले वाला पॉसिबल घटाओगे, तो बीच में 2 का गैप है, ये 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल आ जाएगा। यही तो पढ़ा था, और तुमने पढ़ा ही क्या था बताना भाई? और इसमें क्या पढ़ लिया था वैसा कोई अजीब सी चीज? पर आसान पढ़ा था। उसके बाद तूने पढ़ा था एंड करेक्शन। एंड करेक्शन पता, एंड करेक्शन क्या था? एंड करेक्शन था कि मान लो ये मैंने लिया तुम्हारा क्लोज ऑर्गन पाइप, तो ये जो ऐसा बनता है वो ई डिस्टेंस ऊपर बनता है और लेंथ मान लो है एल, लेंथ मान लो एल। तो अगर मैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो v डिवाइडेड बाई 4l प्लस ई आएगा, जहां पे ई की वैल्यू होती है 0.6 ऑफ आर, या डायरेक्ट दिया होगा, नहीं तो 0.6 आर है तुम्हारा रेडियस और ई है तुम्हारा एंड करेक्शन। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है। अब इसमें क्लोज में सेकंड थर्ड हार्मोनिक देखोगे तो क्या होगा? v/4 इंटू 3l/e, खत्म। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या यही एंड करेक्शन 2 बार आ जाएगा? एंड करेक्शन का मतलब होता है कि एक्जैक्टली जो एंटी नोड बनता है ना, वो इसके एंड पर नहीं बनता, थोड़ा दूर बनता है, बस ऐसा। तो यहां से एक बारी और यहां से एक बारी, एंड टोटल लेंथ इस एक्चुअल में एल, एल इफेक्टिव आएगा l+2। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v डिवाइडेड बाई 2 ऑफ लेंथ, l+2 ही आ जाएगा, ये खत्म हो गया। एंड करेक्शन की बैंड बजा दी। सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर, सॉरी सोनोमीटर वायर हो गया। रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब इज अ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, टेक्निक टू फाइंड एंड करेक्शन, एंड करेक्शन और स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड और एंड करेक्शन निकालने का एक्सपेरिमेंटल क्या है? टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। जैसे मान लो ये मैंने एक वो लिया, पाइप लिया और यहां से नल लगा दिया। अब एक ट्यूनिंग फॉक लिया, ट्यूनिंग फॉक को बजाय ऐसे ये कर रहा है टीनी नीनी 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 टीनी। अब यहाँ पे एक साउंड गया, पूरा लवालब भरा हुआ है, तो यहाँ से साउंड से कोई वेव का स्टेशनरी फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब मैंने थोड़ा सा नल खोल के पानी निकाल दिया, पानी जब निकाल दिया तो पानी तुम्हारा कहीं यहाँ तक पहुंच गया, पानी थोड़ा सा निकाल दिया, है ना? पानी निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नल को खोल दो, पानी निकल जाएगा। पानी निकालने में तुम माहिर हो एकदम, तुमको क्या करना है सर? अपने को तो पानी निकालना है, नल खोल देंगे पानी बह जाएगा। तो पानी बह गया और नल भी बंद कर दिया, अच्छा लगातार पानी नहीं बह। अब मान लो एल डिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी। कौन कर रहा है टीनी नीनी? ट्यूनिंग फॉर्क। उसकी फ्रीक्वेंसी टीनी नीनी करने की एफटी फिक्स्ड है सर, ये तो फिक्स्ड है, ये लगातार टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी करता जा रहा है, लगातार टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी करता जा रहा है। हाँ, ये अपने धुन में टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी करता जा रहा है, आराम से टीनी नीनी टीनी नीनी टीनी नीनी करता रहेगा। अब मान लो फर्स्ट हार्मोनिक पे इसकी रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस हो गई मतलब इसकी फर्स्ट हार्मोनिक पे जो फ्रीक्वेंसी है इसके बराबर आ गई। तो फर्स्ट हार्मोनिक पे जो फ्रीक्वेंसी आती है कितनी आती है सर? v/2l। या यहां से यहां तक वेवलेंथ जो बनेगा कितना बनेगा सर? λ/4। तो लेंथ आ गया तुम्हारा λ/4, सॉरी v/4। तो v/4l, मान लो L1 लेंथ पर आया है, तो सॉरी बेटा सॉरी, नेगेटिव लेंथ, मतलब एक बार मैंने कलम उठाई और पूरा वेव का टॉपिक और जिस सीक्वेंस में मैंने तुमको पढ़ाया उसी सीक्वेंस में पूरा रिवीजन कराया। तो परेशान होता है, परेशान मत हुआ कर, पहली बार पढ़ता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब 100% चीजें मैंने एकदम सीक्वेंस में पूरा रिवाइज करा दी कि नहीं? सर करा तो दिया मास्टर, एकदम पूरा ही ऐसा मजा सा आ रहा है। तो देख इधर, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया तेरा v/4l1, v/4। कल मैं जाऊंगा खेती करने, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत पढ़ा दिया तुमको।
लगातार 3 दिन से तुम्हारे असाइनमेंट का सॉल्यूशन, रिवीजन, लेक्चर, ग्रेविटेशन सब अभी अभी रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। कल से अब होगी अपनी खेती, कल से अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कल से जाऊंगा खेती करने, कल से जाऊंगा खेती करने, आप पढ़ाई लिखाई नहीं। तो V/4L1 आएगा, हाँ फर्स्ट हार्मोनिक आ गया। तो फर्स्ट हार्मोनिक में ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर ये रेजोनेंस पे आ गया। अब मैं अगर इसकी लेंथ बढ़ा दूं और फिर फर्स्ट हार्मोनिक की देखूं तो क्या रेजोनेंस होगी? नहीं, क्योंकि अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ाने पर इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो मान लो ये टोटो कर रहा है, तो अभी कर रहा है टो 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 टो, अगर बड़ा लेंथ करूंगा तो टो 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 और बड़ा करूं और बड़ा करूं, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो मान ले कि यहां पर L1 लेंथ पे फर्स्ट हार्मोनिक पे ये वेरीफाई हो गया। हाँ सर ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक पे वेरीफाई हो गया, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक पे ये तुम्हारा काम कर रहा है। हाँ सर, फर्स्ट हार्मोनिक पे ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ट्यूब के बराबर है। अब अगर बड़े लेंथ पर भी फर्स्ट हार्मोनिक देखूं तो ये बैलेंस नहीं करेगा, बड़े लेंथ पर भी फर्स्ट हार्मोनिक का देखूंगा तो ये बैलेंस नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसको थर्ड हार्मोनिक पे ले जाता हूं। तो थर्ड हार्मोनिक पे बड़े लेंथ पर मान ले L2 लेंथ पर थर्ड हार्मोनिक हुई, थर्ड हार्मोनिक हुई तो 3V/4L2। कैसा हो सकता है कि ऊपर मैंने 3 गुना किया तो नीचे भी लेंथ 3 गुना कर रहा हूँ तो रेजोनेंस आ जाएगा फिर से। हाँ ये तो बड़ा आसान है, तो हो गया। तो इसमें एक सवाल नीट में ऐसा ही बनता है, विदाउट एंड करेक्शन लिया अभी, ये क्या लिया है? विदाउट एंड करेक्शन। तो विदाउट एंड करेक्शन अगर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस ट्यूब L1 लेंथ पे रेजोनेंस करती है तो थर्ड हार्मोनिक्स में कितने लेंथ पे करेगी? तो सीधा देखो V/4L FT के बराबर है, 3V/4L2 FT के बराबर है। तो क्या यहां से कह सकते हो कि V/4L1 बराबर 3V/4L2, 4 से 4 कटेगा, V से V कटेगा, L2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ L1 हो गया, खत्म। बोल भाई, सर समझ में आ गया तो पूरा ही। अच्छा देख, विथ एंड करेक्शन अगर देखो तो सर विथ एंड करेक्शन देखोगे तो कुछ नहीं है, ये जो पहला फॉर्म आएगा, या ऐसे भी देख सकते हो कि पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में बनेगा V/4L1 प्लस ई, और यही बराबर होगा 3V/4L2 प्लस ई के। बताओ, क्योंकि मुझे रेजोनेंस कराना है तो ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हार्मोनिक में L1 पे है तो V/4L1 प्लस ई, 3V/4L2 प्लस ई, यहां से ई का फॉर्मूला बनता है, इन दोनों को इक्वल करो तो V/4L1 प्लस ई बराबर 3V/4L2 प्लस ई। यहां से V कटेगा, 4 से 4 कटेगा, L2 प्लस ई को इधर लाओ, L2 प्लस ई इधर आ गया, इज इक्वल टू L1 प्लस ई इधर जाएगा, 3L1 प्लस 3E। तो ई को उधर ले जाओगे तो 2E बराबर L2 माइनस L1 को इधर लो, 3L1। तो E का वैल्यू आएगा L2 माइनस 3L1/2। ये एंड करेक्शन की वैल्यू आ गई। सर ये एंड करेक्शन की वैल्यू सही बताया, एंड करेक्शन की वैल्यू सर सही बताया। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात यहाँ पे और ध्यान से देखोगे, तो दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये तुमसे पूछेगा कि पहले L1 लेंथ पे रेजोनेंस हुआ एंड करेक्शन के साथ, तो फिर कितने लेंथ पे रेजोनेंस होगा, ये तुमसे पूछेगा। यहाँ पे निकालने का एक तरीका ये है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, या तो एंड करेक्शन की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, फिर L1 L2 आ जाएगा। या देखो देखो, पहले हार्मोनिक्स पे क्या λ/4 L1 होगा? हाँ सर, λ/4 आपका L1 होगा। तीसरे में जब थर्ड हार्मोनिक आता है तो क्या 3λ/4 आपका L1 प्लस ई होगा, सॉरी, और ये होगा तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक्स में 3λ/4, थर्ड हार्मोनिक्स में 3λ/4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ, 3λ/4 में से λ/4 घटा दूंगा, 3λ/4 में से अगर λ/4 घटा दूंगा तो 3λ/4 की वैल्यू क्या है? L2 प्लस ई माइनस L1 माइनस ई से ही कट गया, ये आ जाएगा तेरा L2 माइनस L1 बराबर 3λ/4 λ/4, तो ये हो जाएगा तेरा λ/2। और हम जानते हैं v बराबर होता है लैम्डा एफ, मतलब लैम्डा को हम लिख सकते हैं V/F, तो लैम्डा को लिख ले V/F, तो V/F इंटू 2 को इधर ले जाएगा तो 2L2 माइनस L1, और V के अंदर फ्रीक्वेंसी को इधर ला तो V इज इक्वल टू 2FL2 माइनस L1। ये निकाला था स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला विथ एंड करेक्शन अगर दिया हो तो। हाँ, तो प्रैक्टिकली एंड करेक्शन के साथ स्पीड ऑफ साउंड निकालने का ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया जो ई से इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक पे दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल के दोनों को मैंने हटा दी तो ई से ही कट गया, तो V बराबर आ गया 2FL2 माइनस L1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक आया क्या? बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी किसी भी दो वेव का सुपरपोजिशन जब होता है, जो एकदम ही सब कुछ सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली अलग होती है और स्लाइटली 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक सवाल ये भी बनता है, अगर मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना कि सर दो वेव दिया होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी 10 से ज्यादा होगी, और तुमसे पूछेगा कि
आदमी कितना ऑब्जर्व कर पाएगा कि नहीं, तो आदमी 10 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, यही होता है बीट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें सिंपल लॉजिकल सवाल बनते हैं। पहले 2-3 थ्योरेटिकल चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क पे अगर वैक्स लगा दूं या टेप लपेट दूं तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी घटने लगती है। जैसे मैं इस पर वैक्सिंग कर दूं या टेप लगा दूं, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी घटने लगती है। अगर मैं उसको शार्प कर दूं, फाइलिंग करूं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो देखो, वैक्सिंग और टेप, दो कंडीशन समझ में आए? हाँ सर, वैक्सिंग और तीसरी शार्पिंग हो या चौथी फाइलिंग हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। टेंशन बनाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, स्ट्रिंग में टेंशन बनाने फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और ऑर्गन पाइप में टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक लॉजिकल सवाल मैं आपको करा देता हूं, एक और। क्या है? टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर गिव्स 5 बीट पर सेकेंड। तो दो ट्यूनिंग फॉर्क है ए एंड बी, साउंडेड टुगेदर गिव 5 बीट पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 260। बहुत बढ़िया। तो बी की फ्रीक्वेंसी बेटा हमको दे दी, बी की फ्रीक्वेंसी हमको दे दी 260 हर्ट्ज। सबसे पहले देखो, बी की फ्रीक्वेंसी दे दो 260 हर्ट्ज दे दी, यही लिखा है। हाँ सर, बी की फ्रीक्वेंसी दे दी। अब कह रहा है ए और बी में 5 बीट दिखाई दे रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी 260। तो ए की कितनी होगी सर? ए की होगी 255 या 265, इसी में से एक आंसर आएगा। तो ये 260 250 तो कट हो गए भाई। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो अगर ये 260 दे रहा है तो दूसरा कितना देगा? 255 हर्ट्ज या 265 हर्ट्ज, यही देगा। एंड आफ्टर लोडिंग वी विथ वैक्स, अब इसको चेंज नहीं किया, ए को कोई चेंज नहीं कर रहा है, ए फिक्स है, ए पर वैक्स नहीं लगा। पहला कंडीशन देखा, पहले दो कंडीशन होंगे सवाल में, दो कंडीशन में से पहले कंडीशन को पकड़ो और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिख लो। तो बी की फ्रीक्वेंसी 260 हमको दिया हुआ है, ठीक है, 260 दिया हुआ है, तो बी की फ्रीक्वेंसी 260 है। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? इतनी हो सकती है। अब ए को नहीं छोड़ा है, बी को छेड़ा है। आफ्टर लोडेड बी विथ वैक्स, इस पर वैक्स लगा दिया। तो जैसे ही इस पर वैक्स लगा दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो बताओ इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही हो? इस पर वैक्स लगाते तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, 260 से हो जाएगा 259, 258, 257, 256 एंड 255। अब देखो, जब वैक्स लगाने पर, जिस पर वैक्स लगा उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, उसके फ्रीक्वेंसी से बीट फ्रीक्वेंसी ए के साथ बढ़ गई, मतलब डिफरेंस बढ़ी। ये दोनों की डिफरेंस देखो, 55 से 59। तो पहले 60 था और 55 था तो 5 था, 55 से 59 तो कम हो गया, और 58 से 55 और कम हो गया। देखो, पहले 5 का डिफरेंस था, 59 से 55 4 का डिफरेंस, 58 से 55 3 का डिफरेंस, 57 से 55 2 का डिफरेंस, 56 से 55 1 का डिफरेंस। मतलब इसका और इसका अगर गैप देखूं, जो बीट फ्रीक्वेंसी को बताया वो घट रहा है, लेकिन सवाल में बोला है कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ा है। अब 265 और 260 का डिफरेंस 5 था, 259 और 265 का डिफरेंस कितना हो गया? 6 का। इसके साथ 7 का, इसके साथ 8 का। मतलब ये तुम्हारा सही है, ये गलत है। तो 265 हर्ट्ज योर आंसर, खत्म। इसी तरीके से सवाल होते हैं। नेक्स्ट देखो, source of sound placed close to each other emitting progressive wave given by y1 बराबर 4 sin 600 पाई टी and y2 बराबर 5 sin 608 पाई टी। ठीक है, ठीक है। एन ऑब्जर्व लोकेटेड नियर दिस टू सोर्स साउंडेड, एकदम पास रखा है, तो पास रखा है, तो इसका A1 है 4 और A2 है 5। तो कितने बीट सुनाई देगा? तो देखो, ये 600 पाई टी और 608 पाई टी, तो 608 में से 600 घटाओगे तो 8 समझ में आएगा, लेकिन 8 नहीं होगा क्योंकि ओमेगा है। ये तुम्हें ओमेगा 2 है 608 पाई, 608 पाई। ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई F2, तो पाई से पाई कटेगा, ये आएगा 304, तो F2 आ गया 304। उसी तरीके से F1 निकालोगे तो ये आएगा 300, 300 304, तो 4 का तुम्हारा बीट सुनाई देगा, 4 का बीट, 8 का बीट गलत है। दूसरी बात, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, तो ए मैक्सिमम बटा ए मिनिमम का रेशियो हो जाएगा, ए मैक्सिमम कितना होता है? A1 प्लस A2। क्या पूछा है ये? 4 बीट पर सेकंड, इंटेंसिटी रेशियो। अच्छा, इंटेंसिटी रेशियो, तो मैक्सिमम बटा मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो, वैक्सिंग एंड वैनिंग। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमा, वैनिंग मतलब मिनिमा। तो इंटेंसिटी में हो जाएगा तुम्हारा ए मैक्स बटा ए मीन। ए मैक्स हो जाएगा A1 प्लस A2, 4 A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो 5 4 9 का होल स्क्वायर 81, और 5 4 9 का होल स्क्वायर 1, 81:1, 81:1। ये दोनों मैंने तुमको वही सवाल करा है जो होमवर्क दिया था। चलिए, तो क्या आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया? कंसेप्ट की क्लियरिटी हुई, विजुअलाइज हुआ चीजें, पूरे वेब में कोई भी टॉपिक छोड़ा, 100% चीजें आपको समझा दी, डेरिवेशन के साथ करा दिया। बताओ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छे से पढ़ते रहिए, सेलेक्ट हो जाइए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।